मेन एग्जाम जो है वो आपका अब होगा, जो हम अगले मंथ देखेंगे रिजल्ट के बाद। जो क्वालीफाई करेंगे उनका मेंस एग्जाम होगा। 160 एमसीक्यूज नया पैटर्न होगा इस बार, तो अलग ही तरीके से पेपर आएगा। तो कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? सब तैयार है अचीवर बेस के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया, या किसी को लगता है कि मैं तो सर नहीं आ पाऊंगी या आ पाऊंगा? अच्छा, कौन कौन है जो आज पहली बार बैठे क्लास में? ओके, बिल्कुल। तो हमारा जो नया बेच है वो हम स्टार्ट करेंगे डे आफ्टर टुमारो, फ्रॉम द 18th ऑफ सितंबर। परसों जो है हमारा बेच स्टार्ट होगा। यानी आज और कल जो है आप जो पढ़ेंगे वो अभी जो रनिंग चल रहा है वही पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके लिए वो स्टार्टिंग से नहीं है। आपका हम स्टार्ट करेंगे परसों से, जहां पे हम आपके साथ लेके आएंगे साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जो नए बेच है। और उसके साथ में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है वो स्टार्ट होगा, उसका एक सिस्टम आपके लिए होगा, जो नया सिस्टम आपके लिए होगा। बाकी जो पुराने बेच वालों का जो चल रहा था रनिंग, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा 2 दिन तक, आज और कल। पेपर के अंदर लाइक मैंने पेपर देखा, उसमें जो चीजें थी ज्यादा इस बार उन्होंने टिपिकल भी नहीं किया, लेकिन कुछ सिंपल चीजों को उन्होंने आपके सामने रखा। जैसे क्वेश्चन जो मेरे को बहुत पसंद आया था वो था बीपी वाला। एक पेशेंट का बीपी जो है 180/110 है, पेशेंट को आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे दिया और उससे बीपी नॉर्मल हो गया, 120/180 हो गया, तो अब आप क्या करोगे? तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो लगता बहुत इजी सा है। क्या करना है, सिंपल सा है। लाइक आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको फीवर आया, बातें नहीं करनी है, पहले सुन लो। आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको फीवर आया और डॉक्टर ने आपको पैरासिटामोल दे दिया, आपने पीसीएम लिया और फीवर खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे? डॉक्टर को फोन करके बोलोगे कांग्रेचुलेशन सर, मेरा फीवर खत्म हो गया? बताएंगे उनको? ये सुनो, नहीं बताएंगे। भाई हमारा फीवर ठीक हो गया बस, उसके लिए डॉक्टर को वापस इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेम यहाँ भी यही था कि बीपी जो था वो हाई था और आपने ड्रग दिया, उससे बीपी लो ही होगा ना। एंटी हाइपरटेंसिव देने से बीपी क्या होगा? बढ़ेगा तो नहीं, कम ही तो होगा। कम होगा तो आपको असेस करना है, और ज्यादा कम नहीं हो जाए उसके लिए फिर वापस देखना, चेक करना है। अगर आपको लो लगे अगली बार 10-15 मिनट बाद देखे और लो लगे तो डॉक्टर को बता दो, नहीं लगे तो बस काम हो गया आपका। तो इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मेंस में भी आएंगे, उसका पैटर्न हम आगे बात करेंगे अचीवर्स के साथ में, और जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक साइकेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और आई थिंक वही क्वेश्चन थे जो हर बार आप कॉमनली पढ़ते सर पढ़ाते हैं। साइकेट्री का मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतना डिफिकल्ट लेवल का कोई था नहीं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बहुत बार पढ़ाते हैं, पर आई थिंक किसी ने गलत नहीं किया होगा। डाइसल्फिराम 10 बार पढ़ा दिया होगा सर ने, एक आधी बार मैंने भी कभी बताया होगा। डीईआर लिखा था उस दिन जब मैंने आपको सब्ट्रैक्ट पढ़ाया था, तब पढ़ाया था डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन, वही था। उसके अलावा वो जो आपके हेलुसिनेशन डेल्यूजन होते हैं, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एंड डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के 2 क्वेश्चंस थे, तो वो तो सबको आता ही है, किसी ने गलत नहीं किया होगा। सो मोस्टली जो भी क्वेश्चंस आए थे साइकेट्रिक में वो सारे क्या थे आपके राइट ही होंगे। उसके अलावा ओबीजी के क्वेश्चंस थे, और ओबीजी सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हरी सर ने। कोई भी क्वेश्चन वहां से भी मुझे नहीं लगता किसी का गलत हुआ होगा। हाँ, अगर आप जानबूझ के गलत करें तो वो आपकी इच्छा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो थे अच्छे थे, और सबके क्या थे, बेस्ट आंसर आपको देने थे। तो जिसका जैसा पेपर हुआ उसका रिजल्ट ही बताएगा। आप लोग तो बिल्कुल यही कहोगे कि सर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, दो ही ऑप्शन है आपके पास, लेकिन रिजल्ट बताएगा अच्छा हुआ या नहीं हुआ। और हम वेट ही कर सकते हैं, अभी हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बोली थी, जब भी आप पढ़ाई करते हो मैं बोलता हूँ फोकस करना है 80 नंबर पे। 20 नंबर के पीछे पढ़ोगे तो आपके 80 नंबर रह जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन आए मैथ्स और रीजनिंग के? कितने किए और कितने आए? नहीं आए ना। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आएंगे तो आप वैसे ही कर लोगे बिना पढ़े भी, और वैसे आते ही नहीं है, कुछ आएंगे भी नहीं। तो इसीलिए ज्यादा अपना दिमाग उस मैथ्स रीजनिंग की ट्रेन में और उसमें नहीं लगाना है। वो ट्रेन कितनी स्पीड से आ रही है जा रही है उसको जाने दो, हमें उस ट्रेन से कोई मतलब है। आई थिंक एक क्वेश्चन था कुछ यहाँ पे, मैंने पेपर में भी लास्ट में डाला था, बताया नहीं था मैंने, कुछ था एवरेज था 5% का एवरेज, कुछ था पता नहीं क्या था। किस था? एज था कि 5 लोगों का एवरेज कितना आ रहा था 15, इसमें एक और प्लस कर दिया तो एवरेज कितना हो गया 16 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आएगा 75, और इसको 6 को मल्टीप्लाई करो 16 से, कितना आएगा? कितना आएगा 96। तो 96 माइनस 75 कितना आएगा 1 2, आंसर होगा 21। कितना इजी क्वेश्चन था, इसके लिए कोई मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सारा क्वालिफाई नेचर है, और ये वैसे ही हो जाएंगे, आपको आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80 में से आप 80 नंबर आओगे तो वैसे सेलेक्ट हो कर लोगे, तो आप आ जाओगे 80 नंबर आ जाएंगे, तो ये 20 को छोड़ भी दोगे तो। यस। तो प्री में तो ये होता है, मेंस में वैसे आपका मैथ्स रीजनिंग आएगा भी नहीं, कोई भी मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन वहां पे नहीं है, सारे आएंगे आपके नर्सिंग बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड, नर्सिंग मैनेजमेंट बेस्ड, और उसी के ऊपर आपको पूरा फोकस्ड रहना है। तो स्टार्ट करें? यस। आपके कोई क्लियर डाउट्स है, कुछ आपके माइंड में चल रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अभी तक आए नहीं है बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वापस, दूर सेंटर था होगा, ट्रेवल कर रहे होंगे, थक गए होंगे, एक दिन का रेस्ट कर लेते हैं। यस, कुछ डाउट्स हैं आपके तो पूछे। एक क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट था, जो विटामिन वाला कॉन्फ्लिक्ट था, तो वहां पे उस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करके अभी 1 लेख कर दिया हमने। जहाँ पे मुझे आंसर, मैं तो मैं भी यहाँ था नहीं 2 दिन तक, जो आप लोग की छुट्टी थी तो मैं भी घर चला गया था, गांव में था, यहाँ नहीं था। और मैं कल 4:30 पे यहाँ पहुंचा था, और मुझे तुरंत पेपर दे दिया कि ये सोल्व करना है। 5 बजे मैंने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर था वो 50,000 बताया गया था, और मुझे टाइम नहीं मिला था उस टाइम। लेकिन जब हमने पढ़ा, रिसर्च किया, तो हमें पता चला जो गाइडलाइंस जो हम पढ़े, यूएस गाइडलाइंस जो होती है उसके अकॉर्डिंग, जो हम पढ़ते हैं वो इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ जो बताता है वो है अंडर 6 मंथ 50,000 और अबव 6 मंथ 1 लाख है। तो उसका अगर आंसर आपने 50,000 मान के राइट या रॉन्ग किया, तो उसको आप अपने नंबर में एक प्लस माइनस आप कर सकते हैं। उसका आंसर कितना राइट है, 1 लाख इज द राइट आंसर। यस, वो करें। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब आप ही के थ्रू दिए गए थे, और हम लोग हम लोग ये इमेजिन करें कि आपने जो दिया वो सही था। लाइक ईसीजी का जो पिक्चर दिया, अब जो आप लोगों ने पिक्चर दिया वही हमने पुट किया, क्योंकि मैंने दिया नहीं तो मुझे पता नहीं कौन सा पिक्चर वहां पे था। एक ट्यूबेक्टोमी का पिक्चर था, अब वो वही पिक्चर था या दूसरा था वो आप बता सकते हैं। आई डोंट नो कि वही था, वही था, तो फिर वो आंसर भी राइट था। लेकिन अगर जो पोमेरो अपन ने बोला था वो अगर नहीं था, वो दूसरा पिक्चर था, तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो वो सारा आप लोग ज्यादा बेटर जानते हैं कंपेयर टू मी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ जो आप लोगों ने दिया उसी को हमने क्या किया यहाँ पे सॉल्व किया। क्लियर? जो भी नए आए उन सब के लिए ऑन्कोलॉजी सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ इन लोगों को,
ऑन्कोलॉजी नर्सिंग और उसमें हम डिजीज पोर्शन पढ़ रहे हैं। जो प्राइमरी पार्ट जो था स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं डिजीज पोर्शन जो एंडिंग पार्ट है सिस्टम का, लास्ट पार्ट है। और इसमें जो है लास्ट जो क्लास हुई थी 14 को, उसमें हमने 13 को, उसमें एक डिजीज, दो डिजीज मैंने पढ़ा दी थी उनको, और एक लास्ट डिजीज पढ़े थे गैस्ट्रिक कैंसर। तो दो तीन कैंसर आई थिंक आप लोग रह गए होंगे जो नहीं थे, तो उसके हिसाब से आप देख लेंगे। गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो आज हम, ओरल कैंसर के बाद इसोफेजियल कैंसर मैंने पढ़ाया था, और उसके बाद गैस्ट्रिक कैंसर स्टार्ट किया था, और उसके बाद आप नहीं थे इसलिए हमने 2 दिन की छुट्टी रख दी ताकि आपका लॉस ना हो। तो स्टार्ट करें। आज जो पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट पार्ट इसका, वो है स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। स्टेज ऑफ, ओके, जो भी नए आए हैं मेरे को जानते होंगे आई थिंक, जानते हैं, और नए जो आए हैं वो जानते हैं या नहीं जानते, कहीं देखा होगा। बेसिकली आजकल तो क्या है, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना है कि कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं, फोटो इधर उधर से दिख ही जा रहे हैं। अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं देखा या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। सो माई सेल्फ आरसी कुमावत, यहाँ पे मैं जो एम जोधपुर है पास में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है, वहाँ पे एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग हूँ। और यहाँ पे लास्ट 7 ईयर से आपके साथ में वेरियस सब्जेक्ट जो है, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, इसलिए मेरे पास कोई स्पेशलिस्ट एक नहीं है कि मैं सिर्फ मेडिकल सर्जिकली पढ़ाऊंगा, साइकेट्रिक पढ़ाऊंगा, या पीडियाट्रिक या ओबीजी या फंडामेंटल, कुछ भी। जब से मैंने स्टार्ट किया तब से सब पढ़ा दिया मैंने। तो अब ये है कि जो कोई नहीं पढ़ाता वो मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा मेरा टेक है। तो मैं आपको अभी जो करंटली रिसेंटली मैं डील करूंगा उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम सिस्टम जो है ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे, उसके साथ में रेनल सिस्टम जो है वो प्राइमरी पढ़ेंगे। तो ये दो बेसिक सिस्टम जो मैं करंटली आपको पढ़ाऊंगा। उसके साथ में इमरजेंसी नर्सिंग जो सब्जेक्ट है, जिसमें जितना भी इमरजेंसी ओटी आईसीयू जो भी होता है वो सारा हम यहाँ पे मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नॉट स्टेट तक से पहले आपका सिलेबस होगा तब तक। उसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी, जेनेटिक्स, और फार्मा इज नॉट अदर सब्जेक्ट, प्राइमरी सब्जेक्ट, मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट जो है वो फार्मा है, तो वो भी मैं आपको रिसेंटली कुछ ही दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार हम रेनल पढ़ेंगे उसके बाद फार्मा स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक सब्जेक्ट जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, बाद में नीड के अकॉर्डिंग मैं अदर सब्जेक्ट भी लाइक, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को ब्लड पढ़ाया था, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो बाद में ब्लड और उसके अलावा अदर सिस्टम भी जो होंगे वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ साथ साथ में, तो वो देखेंगे। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। नो नीड फॉर क्लैपिंग। हमारे यहाँ पे जितने भी न्यू जो आए उन सबके लिए कि कुछ स्पेसिफिक थिंग्स है जो आपको डिफरेंट यहाँ पे बनाएगी, और वो है हर ट्यूसडे हम यहाँ पे पेपर कंडक्ट करते हैं, 100 एमसीक्यू पेपर एवरी ट्यूसडे। लाइक आज मंडे है, मंडे है, मेरे को क्या लगता है जब मेरी छुट्टी होती है तब लगता है संडे है, पर आज वैसे मंडे है, आज छुट्टी है। सो आज मंडे है और कल ट्यूसडे, लेकिन कल पेपर जो है वो नहीं होगा क्योंकि अभी इस लास्ट वीक में छुट्टियां थी सारी, सारा ऑफ थे, और उसकी वजह से 6 डेज की क्लासेस हुई नहीं। तो जैसे ही आप ट्यूसडे को हम पेज स्टार्ट कर देंगे, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को, तो नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा वहां पे आपका पेपर कंडक्ट होगा, जो 6 दिन में आप पढ़ेंगे उन सारे टॉपिक्स का टेस्ट आपके आने वाले ट्यूसडे को पेपर होगा, जिसमें 100 एमसीक्यू होंगे और ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। तो आपको 2 घंटा जो भी 130 मिनट्स, 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको मिलेगा, उसको आपको सोल्व करना है। ओएमआर पे आजकल मशीन में चेक होता है, पहले खुद चेक करनी पड़ती थी, और उसके बाद सेम यूजुअल क्लासेस चलती रहेगी। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। 100 एमसीक्यू का एवरी ट्यूसडे टेस्ट होगा। जितने भी नए आए हैं उनके लिए पहली टास्क यही है कि आपको जो है जितने भी पुराने हैं उनको कंप्लीट करके उनसे ऊपर लिस्ट में नाम आना है। यस, जितने भी पुराने बेटे हैं उनसे आपका नाम क्या होना चाहिए, ऊपर। ये लिस्ट लग रही है, पुराने टेस्ट की लिस्ट है, इनमें देख लेना किस किस का नाम पहले से ही है, उन सब के ऊपर आपका नाम होना चाहिए जो भी नए आए। यस और नो? अरे यस तो बोलो, इतना मैं साथ दे रहा हूँ, मैं इतना साथ दे रहा हूँ और ये नए वाले बोल नहीं रहे। वही क्वेश्चन वही आएंगे जो 6 दिन में पढ़ोगे, बाकी का नहीं आएगा, डोंट वरी। जो हम 6 डेज में पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे, बाहर से कुछ नहीं होगा। इनके लिए भी वो नहीं होगा और आपके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कौन सा पढ़ लिया अभी, वो भी पढ़ेंगे ये भी, और आप लोग भी पढ़ोगे। तो आपको इनसे क्या करना है, बेटर मार्क्स लेके आने हैं। और ये एक फैक्ट भी होता है कि जैसे जैसे नया ब्रेन होता है वैसे वैसे नॉलेज भी उनको ज्यादा होता है। लाइक जो नई जनरेशन आएगी आगे वो हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, और जो हमारी से पहली जनरेशन थी उनसे हम ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं है? ये सुनो, बना देते हो आप 2 मिनट में उल्लू बना देते हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो। घर वालों को बनाते नहीं बनाते? क्यों? क्योंकि वी आर मोर इंटेलिजेंट देन देम, हमारा ब्रेन उनसे ज्यादा काम कर रहा है। अरे इंटेलिजेंसी का ये एग्जांपल है, पहले मोबाइल था, अभी मोबाइल है, हमारी जनरेशन ने बनाया, पुराने वाले नहीं बनाए। जो पिताजी के पिताजी, बहुत सारे पिताजी से पहले पूछो उनसे कि आपने बनाया क्या मोबाइल, हमने बनाया। आगे वाली जनरेशन पता नहीं और क्या बनाएगी, उसका पता नहीं अभी, पर वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। तो जो नए आए हैं वो पुराने से क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए आपके नंबर भी क्या होने चाहिए, ऊपर, टॉप में। जितने जैसे आई थिंक 15-20 है तो 20 ऊपर आपके, फिर इनके नीचे नाम आ चाहिए, ठीक है? मूव करें। वो आपके लिए ये कंपटीशन है कि आपको इनको नहीं आने देना है, और ये आएंगे, दोनों फाइट करो, देखते हैं कौन जीतता है। और जो विन होगा उसको क्या मिलेगा, प्राइस। प्राइस जो है 90 प्लस नंबर लाने पे आपके लिए ओपन है अभी भी। जिसके भी 90 या 90 अबव आते हैं उसको क्या मिलता है, प्राइस। तो फिर से ट्यूसडे टेस्ट पे आपके लिए ओपन है, जो भी 90 या 90 से अबव मार्क्स लाएगा उन सबको क्या मिलेगा, प्राइस। वो मेरी तरफ से अलग से, बाकी इंस्टीट्यूट जो भी है वो अलग है, मेरा बोल रहा हूँ पर्सनली, जो आपको पहले भी बोला था मैंने। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेज, कैंसर की स्टेजेस की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर जो है किस लेयर तक स्प्रेड हो चुका है उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, स्टेजेस। जब हम स्टमक की बात करेंगे और इसकी लेयर्स की बात करेंगे, तो स्टमक में कितनी लेयर्स आप पढ़ेंगे, देयर आर 4 लेयर ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर कितनी लेयर्स होती है, तो आंसर क्या होगा, लाइक ये आपका स्टमक यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस सेक्शन करके कट करें, इस पार्ट को देखें इसमें कितनी लेयर्स हैं, तो आपको कितनी लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आंसर इज 4। दिस इज इनर मोस्ट लेयर, नेम ऑफ दिस इनर मोस्ट लेयर इज, दिस इज द म्यूकोसा, म्यूकोसा लाइनिंग, म्यूकोसा। देन सेकंड लेयर इज द सब म्यूकोसा, थर्ड लेयर इज इट्स अ मसल लेयर, एंड द आउटर मोस्ट इज द सीरोसा। सो दीज आर द 4 लेयर, दीज आर द 4 लेयर ऑफ स्टमक, या गैस्ट्रिक जो है उसकी 4 लेयर की हम बात कर रहे हैं। नाउ इफ द पर्सन इज हैविंग कैंसर इन दिस स्टमक, अगर स्टमक में कैंसर होता है तो हम उसकी वेरियस स्टेजेस देखेंगे। जब आप स्टेजेस की बात करोगे तो जो स्टेज 1 होगा उसमें ट्यूमर सिर्फ किसमें रहेगा, म्यूकोसा को इन्वॉल्व करेगा, नॉट स्टेज 0। जब सिर्फ कहां पे है, स्टेज 0 से स्टार्ट करते हैं हम स्टमक के अंदर। सो जब सिर्फ ट्यूमर किसमें है, म्यूकोसा के अंदर है, तो क्या बोलेंगे, स्टेज 0। स्लोली स्लोली ये ग्रोथ करके कहां रीच हो जाएगा, सब म्यूकोसा तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेज 1। देन फर्दर ग्रोथ करके ये कहां पहुंचेगा, मसल, बट इट नॉट इन्वॉल्व मसल कंप्लीटली, अ पार्शियल हाफ पार्ट ऑफ मसल, आधा कंप्लीट, आधा इन्वॉल्व है, आधा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
स्टेज सेकंड। थर्ड स्टेज में ये मसल्स को पूरा क्या कर देगा, कवर कर देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेज थर्ड। और फोर्थ स्टेज में ये सीरोसा और उससे बाहर जो भी ऑर्गन्स हैं उन सबको क्या करेगा, कवर करेगा, इसको हम बोलेंगे फोर्थ। सो दीस आर 5 स्टेजेस, स्टेज 0 1 2 3 4। स्टेज 0 मतलब ट्यूमर इज ओनली प्रेजेंट इन म्यूकोसा। स्टेज 1 म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, व्हेन ट्यूमर रीच टू द मसल बट नॉट कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली मसल्स को इन्वॉल्व करता है, दैट इज स्टेज थर्ड। कंप्लीट मसल स्टेज फोर्थ, थर्ड एंड आउट ऑफ द मसल एंड सीरोसा से बाहर निकल के ऑर्गन तक पहुंच गया तो स्टेज 4। तो यहाँ पे पिक्चर मैंने बनाया, देख सकते हैं आप इसको। अगर हम फर्स्ट बात करें जीरो की, तो ट्यूमर सिर्फ किसमें है, यहाँ पे म्यूकोसा में है। देन म्यूकोसा एंड दिस येलो यानी सब म्यूकोसा, इसमें पहुंच गया। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड अ पार्ट ऑफ मसल बट नॉट कंप्लीट, दिस इज नोन एज स्टेज सेकंड। थर्ड स्टेज में तीनों लेयर क्या हो गया, कंप्लीटली हो गई, और फोर्थ में ये पूरा मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गया। सो दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। याद रहेगा, निकाल सकते हो इजीली, निकाल सकते हैं स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। ऑन्कोलॉजी से कुछ क्वेश्चन था, यस और नो? नहीं था, हाँ। उसको रखा है किसके लिए, मेंस के लिए। हाँ बिल्कुल आएगा मेंस में। नर्वस सिस्टम से था, क्या था, हाँ ऑटोनोमिक डिसऑर्डर से तो आएगा, मैंने बताया था अभी, रिसेंटली भी बताया था, और पहले तो पढ़ाया था, और उसके क्लासिकल सिम्टम भी पढ़ाए थे, ऊपर नीचे वाला। यस और नो? ऊपर क्या होगा, सिंपैथेटिक और स्टिमुलेट करेगा, और नॉन पैरासिम्पैथेटिक। अपर पार्ट में पैरासिम्पैथेटिक, लोअर पार्ट में सिंपैथेटिक। वीनस रिटर्न बहुत ज्यादा होगा, ऊपर ब्लडी ब्लड होगा, तो उससे पूरा फेस पूरा रेड हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। फिर आपका ये ब्रेन बोलेगा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करो, उससे हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हाइपरटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया, क्लासिकल प्रेजेंटेशन। हां, ब्लड प्रेशर, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसका क्वेश्चन मुझे दिया नहीं किसी ने, क्या था ब्लड ब्रेन बैरियर में? ओके, ब्लड वाले चैप्टर से भी आया था, हाँ ब्लड वाला तो मेरा प्राइमरी है नहीं, वो तो मैंने ऐसे एडिशनल पढ़ाया था आपको, सर का है वो, सर का क्वेश्चन है, मेरा नहीं। उनके भी यहाँ पे मैंने पढ़ाया था। यस, लिख लिया, स्टेजेस लिख लिया। देखो 100 एमसीक्यू आने और इतना बड़ा नर्सिंग है, तो क्वेश्चन सारे पॉइंट से आएंगे या सारे चैप्टर से आएंगे, पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि सब कुछ होगा, लेकिन जो हमने पढ़ा उसी में से आएगा। बस आपको वो चीजें रिवाइज करनी जो आपने पढ़ा एक बार, और बस पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग करके आए हो, बेस्ट करके आए हैं, और इस बार लग रहा है हमें बड़े हॉल की रिक्वायरमेंट होगी अचीवर में। चलिए आगे, नेक्स्ट, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो गैस्ट्रिक कैंसर हुआ है, असेसमेंट करने के लिए इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी, दिस इज इसोफेगस, स्टमक एंड देन ड्यूडेनम। सो वी विल यूज है ब्रोंकोस्कोप और एंडोस्कोप इंसर्टेड टू द इसोफेगस। जब हम इसोफेगस को विजुलाइज करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसोफेगोस्कोपी। जब ये स्टमक में रीच होगा तो इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी। एंड जब ये ड्यूडेनम में रीच होगा तो इसको हम बोलेंगे ड्यूडेनो, यहां लिखा है ड्यूडेनोस्कोपी। So we will insert endoscope from the oral cavity to the esophagus and then stomach and then duodenum, और पूरा जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, विजुलाइज कर देंगे। पहले भी बताया था मैंने, when you are going for this visualization process, आप सीटी का विजुलाइजेशन करें तो पहला पॉइंट क्या है, पेशेंट को क्या चाहिए, आपको एनपीओ, नील पर ओरल, एनपीओ स्टेटस आपका। आई थिंक ये क्वेश्चन जो मुझे सर ने रात को बताया था, कुछ सेंट्रल लाइन का क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा था कौन से पॉट से कौन सा क्या देते हैं। यस, वो तो अनयूज वाला था ही, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि अपर पोर्ट से क्या देते हैं, प्रॉक्सिमल से। हाँ, तो आई थिंक थोड़ा बहुत ब्रीफली मैं थोड़ा बहुत आपको उस दिन बताया था तीनों पोर्ट के बारे में, और उसका पॉइंट भी बताया था किससे क्या आपको प्रोवाइड करना है। तो आई थिंक आपने राइट किया होगा, यस और नो? चलो, एनपीओ नील पर ओरल, कितने आवर्स के लिए, 4 to 6 आवर्स। पर्पस, व्हाट इज पर्पस, प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन, प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन। देन उसके बाद जब भी हम ये स्कोपी करेंगे, पेशेंट को क्या दिया जाएगा, सेडेशन। सेडेशन जो है वो कौन से लेवल का होगा, माइल्ड लेवल। माइल्ड लेवल का सेडेशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट इज कॉन्शियस, पेशेंट क्या होगा, कॉन्शियस होगा, बट वो किसी तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। आपने ड्रग दिया, पेशेंट कॉन्शियस, लाइक हम बोल सकते हैं स्लीपी स्टेट, नींद वाली जो स्टेट होती है ना, वहां पे पर्सन अनकॉन्शियस तो नहीं है, पर्सन गया क्या, सो रहा है, तो जिंदा है ना, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। सेम थिंग, जैसे आप बहुत ज्यादा एजिटेटेड ओवर एक्साइटेड पर्सन है, उसको लगाते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग, और पर्सन बिल्कुल ऐसे बैठ जाता है, म्यूट हो जाता है, देखा है वैसा स्टेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइल्ड सेडेशन। तो यहाँ पे माइल्ड सेडेशन आपको रिक्वायर्ड होगा। इसका भी क्वेश्चन था आई थिंक एग्जाम में, कि वेंटिलेटर पे है और बच्चा है कुछ, और उसमें पेशेंट कॉन्शियस है बट उसको वेंटिलेट कर रहे हैं, तो कौन से लेवल का सेडेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो वहाँ कौन सा था, माइल्ड लेवल। सेडेशन कौन सा होता है, माइल्ड लेवल, जहाँ पे पर्सन आई ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब वो माइल्ड लेवल है। अगर मॉडरेट सीवियर होगा तो आईज बंद होकर सो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, फिर वो लेवल बढ़ जाएगा, तो माइल्ड लेवल था। तो यहाँ भी कौन सा है, माइल्ड सेडेशन। जब भी सेडेशन देंगे तो आपकी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स क्या है, कंसेंट। विदाउट कंसेंट आप पेशेंट को सेडेशन नहीं दे सकते, जनरल एनेस्थीसिया नहीं लगा सकते। सो ये देना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, कंसेंट। कंसेंट का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कितने आवर्स के लिए वैलिड है, सो इट इज वैलिड फॉर 24 आवर्स। कंसेंट लेने के लिए 2 पर्सन रिक्वायर्ड होंगे, एक आपका डॉक्टर और एक विटनेस। और विटनेस कौन देगा, नर्स। तो डॉक्टर आपका एक्सप्लेन करेगा, और एज ए नर्स आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर है वो आपको जो नहीं होगी, कोई नहीं है, चलो कोई नहीं, आज ये छुट्टी रख दो, क्या मुझसे तो लेंगे नहीं अभी, अभी नहीं है तो ठीक है, छोड़ो। हाँ, सो डॉक्टर यहाँ पे क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, और एज ए नर्स आप उसको क्या करेंगे, विटनेस करेंगे कि यस मेरे सामने एक्सप्लेन किया और पेशेंट ने उसको अंडरस्टैंड करके क्या किया है, सिग्नेचर किया। बाद में ऐसा ना पेशेंट मना कर दे, मुझे बताया नहीं, इन्होंने मेरे से जबरदस्ती साइन करा दिया और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली। तो आपको वहाँ विटनेस देना है कि भाई आपके जो सिग्नेचर वो किसके लिए जा रहे हैं, जो आपको अभी बताया गया है, और उसी के लिए हम विटनेस कर रहे हैं, और मैं विटनेस आपसे विटनेस साइन ले रही हूँ यहाँ पे, क्लियर। आफ्टर प्रोसेसर, जीएटी का प्रोसेसर है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है एस्पिरेशन, और इसी को प्रिवेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है,
आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट का जो एनपीओ आप ब्रेक करेंगे विदाउट गेग रिफ्लेक्स, विदाउट गेग रिफ्लेक्स कभी भी एनपीओ ब्रेक नहीं करना है। अगर पेशेंट में गेग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तो आपको कोई भी खाना पानी नहीं देना है। गेग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ में बाउल साउंड जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आपको क्या देना है, खाना देना है। तो ये प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद इसी के साथ हम क्या ले लेंगे, बायोप्सी। बायोप्सी इज द confirmatory test for gastric cancer, confirmatory test for this gastric cancer. Next, CT chest and abdomen. So biopsy will confirm the cancer and the type of cancer only. It will not confirm कि ट्यूमर कितना बड़ा है, कहां तक फैला हुआ है, वो पता नहीं चल पाएगा. So to identify the exact extent of tumor, कहां तक ट्यूमर स्प्रेड हो चुका है, extent of tumor location, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीटी चेस्ट और एब्डोमेन करेंगे और उससे आप कंफर्म करेंगे कि ट्यूमर स्पॉट में है और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हम वहां पे स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक लिखा है यहाँ पे, सिस्टर एरी जोसेफ नोड्यूल, इट्स अ साइन ऑफ जीआई मैलिग्नेंसी, पाल्पेबल नोड्यूल अराउंड द अम्बिलिकस. जब भी एब्डोमिनल जीआईटी के रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं, लाइक स्टमक कैंसर और इंटेस्टाइनल कैंसर, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नोड्यूल देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल्स. ये कुछ इस तरह का नोड्यूल होता है. And the appearance or the presence of this nodule is considered as the sister Mary Joseph nodule, which is an indication for GI malignancy. Gastrointestinal system की malignancy को ये indicate करेगा, GI malignancy. Clear? Yes. जहां भी डाउट लगे आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है. जो अभी नए आए हैं वो नॉर्थ सेट 8 की तैयारी करेंगे तो बीच बीच में हम नॉर्थ सेट 7 वालों का भी बात करते रहेंगे, तो आपको उनको देख के डरना नहीं है. वो तो अभी सेलेक्ट होकर जाने वाले हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं हमारे साथ, फिर वो नहीं दिखेंगे आपको. तो जितने दिन है उतने दिन अच्छे से रहें इनके साथ. और जैसे ही नॉर्थ सेट मेंस होगा ये लोग चले जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे साथ एम्स में मिलेंगे. इस बार जोधपुर एम्स का भी चांस है, जिसको जोधपुर एम्स चाहिए, क्योंकि इस बार आपके पास कुछ 114 सीट्स है यहाँ पे, तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं. अगली बार पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी. यस. नेक्स्ट मूव करें. ये सो ये एक सिंपल सा नोड्यूल है, ये नोड्यूल दिख रहा है, अम्लाइकस के अराउंड कहीं भी हो सकता है ये नोड्यूल. एंड इस नोड्यूल का मीनिंग है, जब भी गैस्ट्रिक रिलेटेड लाइक स्टमक इंटेस्टाइन, जो गैस्ट्रिक पार्ट हम बात करें, स्टमक का जो स्टमक और उसके अराउंड स्टमक इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पार्ट है इनमें कहीं भी अगर कैंसर होता है तो आपके लाइक, यस, आवाज नहीं आ रही है, चल तो रहा है अम्लाइकस. ठीक है, अम्लाइकस के अराउंड एक स्पेशल नोड्यूल आपको देखने को मिलेगा. एंड अगर ये नोड्यूल्स, पाल्पेबल नोड्यूल्स प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं जीआईटी में किसी ना किसी एब्डोमिनल पार्ट में कैंसर है. आइदर इट इज प्रेजेंट इन स्टमक और इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, किसी भी पार्ट में हो सकता है. ये कोई स्पेसिफिक स्टमक कैंसर का नहीं है, ये जीआई मैलिग्नेंसी है जो एब्डोमेन में प्रेजेंट है, उसको इंडिकेट कर रहा है. फिर उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, तो आप बोलेंगे ये गैस्ट्रिक कैंसर है या फिर इंटेस्टाइन कैंसर है. तो क्वेश्चन है कि ये पाल्पेबल नोड्यूल जो है, जिसको हम सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल बोल रहे हैं, किसको इंडिकेट करता है, तो इट इज अ साइन फॉर जीआई मैलिग्नेंसी. एब्डोमेन में जो भी जीआई ऑर्गन्स है उनके अंदर कैंसर में ये प्रेजेंट आपको देखने को मिल सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, मैनेजमेंट. सो कैंसर मैनेजमेंट आप स्टमक की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी जो है सर्जिकल मैनेजमेंट इज मेन चॉइस होती है, बेस्ट ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो सर्जरी यहाँ पे बेस्ट हम करते हैं. तो पहला लिखा है, देयर इज नो सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर एक्सेप्ट गैस्ट्रेक्टोमी. गैस्ट्रेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ स्टमक, रिमूवल ऑफ स्टमक, स्टमक को काट के हटा दो, दैट इज गैस्ट्रेक्टोमी. कुछ लोगों का क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर स्टमक को हटा दिया फिर बाद में खाना कैसे खाएगा, हैं सर, हम तो जीते ही खाने के लिए हैं और उसको हटा दिया तो फिर क्या होगा हमारा. सो इंपॉर्टेंट टू थिंग्स यहाँ पे है. फर्स्ट थिंग इज लाइफ, सेकंड थिंग इज फूड. व्हिच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? भाई खाना अगर इंपॉर्टेंट है तो जिंदा ही नहीं रहेगा, कैंसर से मर जाएगा, फिर क्या खाएगा. अगर स्टमक को हटा दिया और जिंदा रहेगा तो कुछ तो खा सकता है ना, कुछ नहीं खा पाएगा लेकिन कुछ तो खाएगा, जिंदा तो रहेगा. सो लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रेक्टोमी कर रहे हैं. और अगर आपने कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी किया तो फिर हम वो फूड आइटम्स नहीं देंगे जिनका एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, स्टमक से होता है, वही देंगे जो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं. सो गैस्ट्रेक्टोमी, रिमूवल ऑफ स्टमक, दो टाइप से हम करते हैं. वन इज कंप्लीट और टोटल. कंप्लीट इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल. एंड सेकंड वन इज पार्शियल. टोटल मींस जो स्टमक है ये आपका इसोफेगस और ये आपका स्टमक, सो इसको पूरा काट देते हैं, यहां से लेके यहां तक पूरा काट देंगे. और जो ये इसोफेगस है इसको क्या करेंगे, अगर ड्यूडेनम बचा हुआ तो ड्यूडेनम से जोड़ देंगे, दैट इज नोन एज इसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी. एंड अगर ड्यूडेनम को भी कट कर दिया तो फिर क्या आएगा आगे, जेजुनम. सो इसोफेगो जेजुनोस्टोमी. तो दिस इज नोन एज टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द स्टमक. पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, जहां पे हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्टमक हम रिमूव करते हैं. लाइक ये अपर पार्ट जो था ये कैंसर वाला था, इसको काट के हटा दिया. दो टाइप से हम करेंगे इसको, वन इज बिलरोथ वन या फर्स्ट, सुना है, बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड. जो फर्स्ट होता है इसके अंदर हम मिनिमम एक्सीजन करते हैं, नियर बाई 25% जो है वो स्टमक को काट देते हैं और 75% प्रेजेंट रहता है, बचा हुआ रहता है. इसको हम बोलते हैं मिलरोथ फर्स्ट. और इसमें हम क्या करेंगे, जो इसोफेगस है उसको वापस गैस्ट्रोमक है, स्टमक को किससे जोड़ देंगे, यहाँ पे ड्यूडेनम से जोड़ देंगे, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी. मिलरोथ वन इज द गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी. मिलरोथ सेकंड में क्या होगा, 75% यहाँ पे पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टमक का काट देंगे. जब 75 ये पूरा पार्ट काट दिया, पीछे थोड़ा सा बचेगा 25%, वाइड गैस्ट्रिक सेक्शन होता है यहाँ पे. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है इसको अटैच कर देंगे जेजनम से. ये जो पार्ट है यहाँ पे जेजनम, यहाँ पे अटैच करेंगे. उसका रीजन, जेजनम पे क्यों अटैच कर रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट अटैचिंग दिस पार्ट टू द ड्यूडेनम, व्हाई वी आर अटैचिंग दिस टू जेजनम, चूज आएगा. अभी बताता हूं मैं हाँ अभी बिलरोथ सेकंड में बताता हूं पूरा आपको डिटेल में. इफ गैस्ट्रेक्टोमी डन व्हाइल इट इज स्टिल लोकलाइज्ड एट द स्टमक, पेशेंट में क्योर्ड. ट्यूमर कहीं भी स्प्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ कहां पे है, स्टमक में है, और आपने कंप्लीटली स्टमक को काट के हटा दिया तो पेशेंट को 100% क्योर किया जा सकता है यहाँ पे. लेकिन अगर मेटास्टेसिस हो गया तो फिर वहां पे क्योर करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा. ठीक है, अभी हमने
फीमेल रिलेटेड जो ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये नहीं पढ़े ना? ये पढ़ लिया क्या? यस और नो? बाकी है अभी तो बहुत सारा। लिख लिया? मूव करें? नेक्स्ट, गैस्ट्रेक्टोमी। और इन गैस्ट्रेक्टोमी द फर्स्ट वन इज टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी यानी कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टमक। सो जब आप स्टमक को निकाल देंगे, ये आपका इसोफेगस, दिस इज स्टमक एंड देन ड्यूडेनम। सो यहां से लेके यहां तक आपने कट कर दिया, फ्रॉम हियर टू हियर, ये पूरा कट हो गया। देन पीछे क्या बचा? दिस इज द इसोफेगस एंड दिस इज द ड्यूडेनम। सो वी विल कनेक्ट दीस टू पार्ट अगेन। इसको पास में लाएंगे, पुल करेंगे, दोनों को पास में लाएंगे और दोनों को क्या कर दिया, ऐसे जोड़ दिया। किसको किससे जोड़ा? इसोफेगस को ड्यूडेनम से। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी। इसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी, दोनों को आपने क्या कर दिया, वापस कनेक्ट कर दिया। अगर आपने इन सम केसेस कैंसर जो है स्टमक के साथ साथ में ड्यूडेनम को भी अगर कवर कर दिया और स्टमक के साथ में ड्यूडेनम को भी क्या किया, कट कर दिया, तो ये जो आपका ड्यूडेनम पार्ट था ये भी कट हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने इसको भी काट दिया, फिर पीछे क्या बचा? ड्यूडेनम भी गया, तो ये ड्यूडेनम कट हो गया। तो यहाँ पे क्या है अगला पार्ट? दिस इज जेजुनम। सो अब हम इसोफेगो किससे कनेक्ट करेंगे? जेजुनम से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसोफेगो जेजुनोस्टोमी। इसोफेगो जेजुनोस्टोमी। तो अकॉर्डिंग टू स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर हम सर्जरी करेंगे और जिस पार्ट को कट किया उसके बाद जो भी पार्ट आएगा उसका नाम हम वहां पे ऐड कर देंगे। तो द एंटायर स्टमक इज रिमूव्ड अलोंग विद द ड्यूडेनम, अलोंग विद द ड्यूडेनम। अगर ड्यूडेनम को कट किया तो फिर नीचे क्या आएगा? जेजुनम। तो वहां पे जो वापस एनास्टोमोसिस होगा किसके साथ होगा? इसोफेगस का जेजुनम के साथ में। एंड सम टाइम द लोअर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस इज आल्सो कट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट बाय एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस मींस दो जो ट्रैक्ट के पार्ट है, दिस इज द इसोफेगस, दिस इज द जेजुनम, दोनों को वापस जोड़ना, दिस इज नोन एज एनास्टोमोसिस। तो जिनको नहीं पता है, एनास्टोमोसिस यानी जोड़ना, जॉइन करना अगेन। एनास्टोमोसिस ऑफ द एंड ऑफ जेजुनम टू द एंड ऑफ इसोफेगस प्रोसीजर इज कॉल्ड इसोफेगो जेजुनोस्टोमी। इसोफेगस को किससे जोड़ दिया? जेजुनम से। दिस इज द टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। क्लियर है? टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, यस। नेक्स्ट वी हैव द पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी वेयर वी प्रिजर्व द पार्ट ऑफ स्टमक। पार्ट ऑफ स्टमक जिसको हम बचा लेते हैं, पर्सन की जो चॉइस है उसको थोड़ी बचा लेते हैं और स्टमक को भी थोड़ा पार्ट जो है वो बचा लेते हैं। तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी आपने नॉर्मली भी देखा होगा, जब पर्सन ओबेसिटी के साथ आता है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी, देखा ओबेस पर्सन होते हैं मोटे, उनमें हम एक सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। सुना है? बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या करते हैं? मोटे पर्सन होते हैं उनकी ओबेसिटी कम करने की सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं? इस पेट को काट के छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं? सो वहां पे क्या करते हैं, स्टमक का एक पार्ट कट करके उसकी साइज को रिड्यूस कर देते हैं। स्टमक की साइज को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और स्टमक की साइज जब रिड्यूस होगा तो फिर खाना जो खाएगा वो कम खाएगा, उसका स्टमक जल्दी फिल हो जाएगा और उससे उसका जो मास जो बढ़ रहा है वो थोड़ा क्या हो सकता है, कम हो सकता है। वो सर्जरी होती है बेरियाट्रिक सर्जरी। नेक्स्ट, नहीं लिखा? क्लियर? मूव करें? नेक्स्ट, यस। कौन पूछ रहा है? अरे उनको डरा ही दोगे, पूछने दो भाई। हाँ, एनास्टोमोसिस फिर से बताएं। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है जॉइंट करना। हमने बोला स्टमक था, ये जैसे इसोफेगस, डायग्राम बना के दिखाएं। ओके, डायग्राम बनाते हैं, देखो ये डायग्राम है। वैसे डायग्राम बनाना ज्यादा प्रीफर करता हूं, ज्यादा पसंद है मुझे डायग्राम बनाना। सो ये क्या है? पूरा जे ट्रैक्ट, ठीक है। ये है इसोफेगस यहां तक, ये है स्टमक या गैस्ट्रिक, यहां से आगे ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, अलग लगाएंगे। सो नीचे वाले हमें मतलब नहीं, यहां तक। आपने क्या किया, इस पार्ट में कैंसर हो गया स्टमक के अंदर, ठीक है, और ये कैंसर यहां से ड्यूडेनम तक फैल गया, यहां तक कैंसर हो गया, थोड़ा बहुत इसोफेगस में भी आ गया इधर। ये पूरा पार्ट क्या है? कैंसरस पार्ट है, यहां से लेके यहां तक ये पार्ट पूरा कैंसर वाला है। अब डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने इसको प्लान किया गैस्ट्रेक्टोमी के लिए, और इस गैस्ट्रेक्टोमी में क्या किया, यहां से कट किया लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, होल स्टमक कट हो गया, और उसके साथ साथ में ड्यूडेनम, इसको भी क्या किया, कट कर दिया। ये लो सर, अब क्या बचा पीछे? इधर बचा इसोफेगस और इधर बचा आपका जेजनम। जो हमारे जे ट्रैक की कंटिन्यूटी थी वो क्या हो गई, यहाँ पे ब्रेक हो गई। देयर इज नो कंटिन्यूटी इन बिटवीन। जीआईटी ट्रैक जो है उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहा, यहाँ पे और यहाँ पे बीच में जो था वो खत्म हो गया। अब खाना कुछ खाओगे तो सीधा यहाँ से पता नहीं कहाँ जाएगा, आगे कंटिन्यूटी नहीं है। और हमें इसको क्या करना है, वापस कंटिन्यूटी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ऐसे पकड़ के यहाँ लेके आएंगे। इसको लाना तो पॉसिबल नहीं ऊपर मेरे लिए, सो मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, इस जेजनम को ऐसे पुल करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ लाके इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये जो हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, सूचर करके कर रहे हैं या आप स्टेपलर से कर रहे हैं, जो भी टेक्निक डॉक्टर यूज करेगा, आइदर बाय यूजिंग द सूचर और आइदर बाय यूजिंग द स्टेपलर, दो ही टेक्निक्स हो सकती है। तो इस पोर्शन को वापस अटैच करना, दैट इज नोन एज एनास्टोमोसिस। ज्वाइन करना, ये क्या होगा, एनास्टोमोसिस। क्लियर? तो दिस जॉइनिंग इज नोन एज एनास्टोमोसिस। और इसमें हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है जब एनास्टोमोसिस करते हैं? तो आवर रिस्पांसिबिलिटी इज कि एनास्टोमोसिस को ओपन नहीं होने देना है। और ओपन होने में क्या चांस, किस वजह से ओपन हो सकता है? तो मेन कफिंग वफिंग से कुछ नहीं होता है, इतना मजबूत सूचरिंग लगाते हैं हम कि नहीं होगा। बट जब हम कोई फिजिकली कोई थिंग्स पुट करके इसको बार बार इरिटेट करेंगे, लाइक जो मैंने एग्जांपल दिया था एनजी ट्यूब वाला, एनजी ट्यूब ऐसा कुछ आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो एनजी ट्यूब इससे क्या हो सकता है, ऐसे बाहर निकल सकता है जहां जॉइंट किया हुआ है, और उससे एनास्टोमोसिस क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो आपको कुछ भी ट्यूब नहीं डालना है, अगर डाला हुआ तो उसको निकालना नहीं है, अगर निकल गया तो वापस रीइंसर्ट नहीं करना है। ये हाँ, रिसर्च से याद आया, क्वेश्चन था ट्रेकियोस्टोमी का आया था, और क्वेश्चन में क्या लिखा था कि ट्यूब अगर डिस्क्लोज होगी तो क्या करोगे,
ट्यूब बाहर आ गई तो क्या करोगे? ऑक्सीजन दोगे, रीइंसर्ट करोगे, ट्यूब को बाहर निकाल के पता नहीं कुछ और भी था ऐसे, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन देंगे। किसने बोला? हाँ, ऑप्शन के नहीं, मैं आंसर की पूछ रहा हूँ। अरे अभी तो मैंने पढ़ाया था, भूल गए? ट्रेकियोस्टोमी तो मैंने सारांश में भी पढ़ाया था, और वहां इतना बोला था कि इंसर्ट इज नॉट अलाउड बट रीइंसर्ट इज अलाउड टू अस। ट्यूब जब बाहर आ जाए तो एक ही ऑप्शन है, वो है रीइंसर्ट करना है। ऑक्सीजन कहां से दोगे? इधर मुंह में लगाओगे? यहाँ लगा दो। अगर यहीं से ले रहा होता तो फिर यहाँ क्यों छेद करना पड़ता? यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ले पाता हो तो यहाँ क्यों छेद किया हमने? क्यों पहले यहाँ प्रॉब्लम किया इधर अलग से? एक था पहले ही, ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन अपर एयरवे, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड ट्रेकियोस्टोमी हियर। जब हम एक बार ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, जब फर्स्ट बार करेंगे, तो वहां पे हमें स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करनी होगी। ट्रेकिया कौन सा है, क्या है, उसको देख के उसके बाद कट करेंगे और फिर ट्यूब डालेंगे, और वो सारा राइट्स किसके पास है? डॉक्टर्स के पास है। एक बार जब हम ट्रेकियोस्टोमी क्रिएट कर देते हैं और ट्यूब पुट कर देते हैं, तो आफ्टर फ्यू डेज द स्टोमा विल बी मैच्योर। स्टोमा जो बनाया, छेद जो बनाया, वो क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा, और वो परमानेंट यहाँ पे ऐसे ओपनिंग बन जाएगा। उसके बाद अगर आपकी ट्यूब नहीं भी होगी तो भी ओपन ही रहेगा, कभी भी क्लोज नहीं होगा, परमानेंट ऐसा बन जाएगा। अब उसमें से ट्यूब बाहर आ गई, तो उसमें क्या करना है? मैंने इतना बोला, ऑक्सीडेटर को फेंकना नहीं है, वापस ऑक्सीडेटर अंदर डालना है और तुरंत ट्यूब को डाल के ऑक्सीडेटर निकाल दो। दिस इज द पर्पस, दिस इज द कंडीशन जो आपको करनी है जब रीइंसर्ट की बात करें। ट्यूब डिस्क्लोज होते ही तुरंत क्या करना है? रीइंसर्ट करना है। अब आपने क्या आंसर दिया? आई डोंट नो, जो भी दिया आपका आंसर। तो पहला क्या है? बिलरोथ फर्स्ट। बिलरोथ फर्स्ट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जब हम बिलरोथ फर्स्ट की बात करेंगे, in case of Billroth 1, the procedure is known as gastroduodenostomy. So this is the esophagus, this is the stomach, and this is the duodenum. In this situation, the cancer is present in the lower part of the, हमने पढ़ा भी था, which part is most commonly affected? Lower part. So in this limited part, which is present in the lower part only, ये part में क्या कैंसर है? जब सिर्फ लोअर पार्ट में कैंसर होगा तो डॉक्टर यहाँ पे क्या करेंगे? They will cut stomach from the lower part like this. स्टमक का जो लोअर पार्ट था उसको क्या किया? कट कर दिया इस तरह से। और ये कट करने के बाद ये जो बचा हुआ स्टमक है, ये बच गया आप इसका पार्ट, और ये क्या है? ड्यूडेनम। दिस इज द ड्यूडेनम, दिस इज द ड्यूडेनम एंड दिस इज द स्टमक, गैस्ट्रिक। इन दोनों को वापस क्या करेंगे? इस तरह से पुल करके वापस एक साथ अटैच कर देंगे। तो अभी हमने किसको किससे ज्वाइन किया? स्टमक को ड्यूडेनम के साथ ज्वाइन किया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। एनास्टोमोसिस विद स्टमक एंड ड्यूडेनम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। दिस इज आल्सो नोन एज बिलरोथ 1। यहाँ पे जो आपका स्टमक का रिसेक्शन है वो माइल्ड वाइड नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे से पार्ट में कैंसर था। सो लिमिटेड गैस्ट्रिक रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस टू ड्यूडेनम, थोड़ा सा पार्ट काट के किससे जोड़ दिया हमने? ड्यूडेनम से अटैच कर दिया, लाइक दिस, यहाँ से कट किया और फिर ये जो ड्यूडेनम था इसको यहाँ पे वापस ज्वाइन कर दिया। दिस इज नोन एज गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। भूख रहे? लिख लिया? इन केस ऑफ बिलरोथ सेकंड, जब हम बिलरोथ सेकंड की बात करेंगे, अगला जो आपका प्रोसीजर है जिसको हम बिलरोथ सेकंड के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी जिसको आप बोलेंगे, लिख लिया? नेक्स्ट, बिलरोथ सेकंड, यहाँ पे वाइड गैस्ट्रिक रिसेक्शन, वाइड का मतलब बड़ा पार्ट, स्टमक का बहुत बड़ा पार्ट बट कंप्लीट नहीं है, बड़ा पार्ट कट किया पर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। सो वाइड गैस्ट्रिक रिसेक्शन नियर बाय 75% एंड एनास्टोमोसिस टू जेजुनम। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ड्यूडेनम को कट हमने नहीं किया। आप अगर यहाँ देखोगे, यहाँ से आपने लेके इस पार्ट तक क्या किया? कट किया। ये आपका ड्यूडेनम है और इधर आपका जेजुनम है। हमने ड्यूडेनम को कट नहीं किया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ड्यूडेनम का ओपनिंग है, इसको बंद कर दिया, और हमने एनास्टोमोसिस किसके साथ किया? जेजुनम के साथ में। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हम इसको ड्यूडेनम के साथ क्यों नहीं ज्वाइन किया, व्हाई वी आर अटैचिंग इट टू जेजुनम? सो देयर इज वन थिंग, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इधर क्या होता है? देयर इज अ स्फिंक्टर व्हिच इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। हियर वी हैव अ स्फिंक्टर व्हिच इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर, एंड ये स्फिंक्टर का काम क्या है? स्फिंक्टर का काम क्या है? दैट डज नॉट अलाउ बैक फ्लो। इधर से सब्सटेंस इधर नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं बट इधर से उधर नहीं जा सकते। अगर जा रहे तो या तो कोई पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन है या फिर बहुत फोर्सफुली किसी वजह से जा सकते हैं। ये कौन प्रोटेक्ट करता है? स्फिंक्टर। अभी हमने इस पार्ट को ही कट कर दिया, तो यहाँ वाला स्फिंक्टर क्या हो गया? खत्म। जब इसको स्टमक को हम इसके साथ अटैच करेंगे तो इनके बीच में कोई स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, एंड व्हेन देयर इज नो स्फिंक्टर देन ये क्या है? लिप लाइक स्ट्रक्चर, पेनक्रियास, वेरी गुड। ये जो पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस आएंगे यहाँ पे, वो सारे किधर जा सकते हैं? स्टमक में जा सकते हैं, और उसकी वजह से बार बार आपके पर्सन में क्या होगा? बैक फ्लो रिफ्लेक्सेस आएंगे, और उसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया? ये पार्ट को कट कर दिया। तो अब ये वाला इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि है नहीं ओपनिंग, ये वाला किधर जाएगा? इधर, इधर से सीधा यहाँ पे, और इधर से स्टमक से जो फूड आएगा यहाँ पे, दोनों मिक्स हो जाएंगे और आगे जाके अपना प्रोसेस करते रहेंगे। सो इसी वजह से क्या रखा है? जॉइंट जो किया गया वो कहाँ पे किया? लेकिन जो प्रीवियस वन था अगर उसमें जाएंगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे इसमें आप देखोगे तो देयर इज ए लार्ज, यहाँ पे जो ये ड्यूडेनम का पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है, यहाँ पे रहेगा आपका जो पेनक्रियास जो भी हम बात कर रहे हैं, तो इसके यहाँ पे स्पेस क्या है? ज्यादा है, लॉन्ग स्पेस है, और इसकी वजह से बेक फ्लो होने में बहुत लंबा पाथवे है, और इसी वजह से इसमें आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा जब हम लिमिटेड रिसेक्शन करते हैं। लेकिन जब वाइड रिसेक्शन करेंगे तो बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, इतना सा, और यहाँ पे बहुत शॉर्ट एरिया बचेगा, उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? जिदरम के साथ में इसको एनास्टोमोसिस। तो पर्पस पूछे तो आंसर क्या है? बेक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन फॉर गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन, अगर हमने टोटल गैस्ट्रेक्टोमी किया तो व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी? टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, और इन पार्शियल आल्सो देयर इज अ सिंड्रोम व्हिच इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम। जानते हो डंपिंग? डंप करना, वेस्ट होता है उसको आप डंप कर देते हैं। वैसे यहाँ पे क्या होगा? ये आपका इसोफेगस, ये स्टमक, और देन इंटेस्टाइन। सो नॉर्मली खाना आएगा, स्फिंक्टर बोलेगा हाँ जाओ, फिर जाएगा, फिर ये स्फिंक्टर अलाउ करेगा तब नीचे जाएगा। अभी ये पार्ट दोनों हटा दिए, सीधा फूड आएगा इसोफेगस से और सीधा किसमें जाएगा? आपके इसोफेगस से सीधा इंटेस्टाइन में। ये इसोफेगस और ये इंटेस्टाइन सीधा कहां डंप हो गया? इंटेस्टाइन में। दिस इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम। खाना जो है सीधा कहां पहुंच रहा है? इसोफेगस से इंटेस्टाइन में, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, तो दैट इज नोन एज
डंपिंग सिंड्रोम। तो ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेगा। मॉनिटर वाइटल्स, प्लेस इन फाउलर्स पोजीशन फॉर कंफर्ट। फाउलर्स में भी आप, जब हम अर्ली स्टार्टिंग की बात करते हैं आफ्टर सर्जरी, तो बेस्ट पोजीशन होता है। जब ब्रीथिंग की बात करें वो भी बेस्ट रहेगा। ब्रीथिंग से याद एक क्वेश्चन था, पेंटाप्लेजिया, द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इज पेंटाप्लेजिया था। पेंटाप्लेजिया मींस 5 थिंग का पैरालाइज होना। पेंटा मींस 5, प्लेजिया मींस पैरालिसिस। सो एक होता है क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्री तो आप जानते ही हैं, 1 2 3 एंड 4, दीस आर क्वाड्रिप्लेजिया। फिफ्थ जो आता है वो आ जाता है आपकी रेस्पिरेटर मसल डायफ्राम। व्हेन डायफ्राम इज पैरालाइज्ड, दिस इज नोन एज पेंटाप्लेजिया। चारों के साथ में कौन है? डायफ्राम। तो वो हो जाएगा आपका 5th नंबर पे। तो अगर उसमें डायफ्राम ऑप्शन में था तो वो आपका क्या था? राइट, डायफ्राम था। रेस्पिरेटरी ऑप्शन में था, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस था। नेक्स्ट, administered analgesia and antiemetics is prescribed. Monitor intake and output, administered fluid and electrolytes, replacement by IV as prescribed, administered parenteral nutrition as indicated. जब भी गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे उसका एक और कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रेक्टोमी वो है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। खाना जो है स्टमक ही नहीं रहा अंदर, सर्जरी करी, मेजर सर्जरी होगा, बड़ा इंसिजन होगा, तो वहां पे पर्सन कुछ दिन तक फूड नहीं खाएगा, खाना नहीं रहेगा, एनपीओ रखा जाएगा पेशेंट को। और जब हम एनपीओ रखेंगे 10 डेज 15 डेज और सम टाइम 1 मंथ आल्सो, तो हमारे पास अदर ऑप्शंस जो भी है उसके थ्रू आपको न्यूट्रिशन देना है। अब इन दिस सिचुएशन व्हेन सर्जरी इज परफॉर्म्ड ऑन दिस जीआई ट्रैक्ट, तो फिर हम किसी भी रूट से जीआईटी में खाना नहीं दे सकते, ना तो ओरल से दे सकते हैं, ना ही एनजी ट्यूब से दे सकते हैं, ना ही पैक ट्यूब से दे सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? जब हम जीआईटी से नहीं दे रहे तो फिर अदर देन जीआईटी, एंट्रल से नहीं तो फिर पैरेंटल से जाएंगे, और पैरेंटल इज आईवी, और आईवी में एक ही न्यूट्रिशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो आपको क्या देना है? टीपीएन प्रोवाइड करना है। टीपीएन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो टीपीएन टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, जो आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। टीपीएन के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है। एज ए नर्स सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी क्या है टीपीएन की? बेग आपके पास आ गया, अब आप क्या करोगे? सो ध्यान रखें, जो टीपीएन होता है इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, और ये तीनों को अलग अलग पैक किया जाता है। जो बेग होगा इतना बड़ा बेग होगा इसे, इसमें एक पार्ट में कार्बोहाइड्रेट होगा, एक पार्ट में आपका प्रोटीन होगा और एक पार्ट में आपका फैट होगा। आपको क्या करना है? इन तीनों को मिक्स करना है। तीनों को क्या करना पड़ेगा? मिक्स। मिक्स करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रोल करना है। जैसे आप रोल करोगे ये अंदर से ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और तीनों कंपार्टमेंट क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि इसके अंदर फैट होता है, फैटी सब्सटेंस है, और फैट होने पे इसमें फैट के ग्लोब्यूल्स बनने के चांसेस होते हैं। ग्लोब्यूल्स का मतलब फैट इकट्ठा होकर क्लॉट जैसा बन सकता है। सो इफ देयर इज एनी विजिबल ग्लोब्यूल्स इन दिस टीपीएन, अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसको यूज नहीं करना है, इमीडिएटली रिटर्न टू द फार्मेसी एंड ब्रिंग अ न्यू वन, नया लेके आना है। सो अगर कोई भी ऐसा विजिबल ग्लोब्यूल है तो उसको यूज नहीं करें। नेक्स्ट जो टीपीएन है उसकी बात करें तो टीपीएन इज ए हाइपर डेक्सट्रोज हाइपर, जिसमें बहुत ज्यादा फैट है और उसके साथ में प्रोटीन है, एंड इट इज अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करते हैं, बेस्ट है उसके लिए। बैक्टीरिया चाहेगा यहीं मैं आऊं ताकि मुझे सब कुछ मिलता रहे। तो जब आप टीपीएन लगाएंगे तो उस बे के थ्रू पेशेंट में क्या डेवलप हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका एक और क्वेश्चन जो आता है कि इसको कितने टाइम तक आपको यूज करना है, हैंग किया हुआ है, तो इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स। हैंग कर दिया, ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर और 2 लीटर साइज के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आपको डॉक्टर ने बोला है जिस स्पीड से उसे आप स्टार्ट करें, और अगर आपको लग रहा है कि ये बच रहा है तो आफ्टर 24 आवर इसको क्या कर देना है? डिस्कार्ड करना है। इसको यूज में नहीं ना, डू नॉट यूज द टीपीएन आफ्टर 24 आवर्स, डिस्कार्ड इट। जब डिस्कार्ड करते हैं तो टीपीएन के साथ में उस ट्यूबिंग को भी डिस्कार्ड करना है। हम बहुत ऐसे, मैंने उस दिन आपको बताया भी था एग्जांपल की, प्राइवेट में वो डेट लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत सारे लफड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेट तो चेंज कर ही देते हैं, पुरानी को निकाल के उस पर नहीं लगा देते हैं, लेकिन पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। आपने अगर आईवी सीड वही यूज किया तो आईवी सीड में भी क्या बना हुआ है? पुराना वाला टीपीएन है वो, उसमें तो बैक्टीरिया हो सकता है और वो बैक्टीरियल ग्रोथ कराएगा पेशेंट में। इसलिए आपको जो ओल्ड वन टीपीएन और आईवी सीड जो है दोनों क्या करना है? डिस्कार्ड करके नया टीपीएन और नया आईवी सीड आपको एवरीडे यूज करना है। टीपीएन का जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है, क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशन है? इट कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ा सकता है पेशेंट का, क्योंकि ये हाइपर डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन होता है, इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, डेक्सट्रोज है, तो शुगर बढ़ सकता है। तो एज ए नर्स आपकी रिस्पांसिबिलिटी है पेशेंट क्या चेक करते रहे, ग्लूकोज आरबीएस चेकिंग करते रहे, टाइम टू टाइम आरबीएस मॉनिटरिंग करना है, अगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन आपको पेशेंट को लगाना। उसके साथ साथ में एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको बंद करेंगे तब पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। दोनों प्रॉब्लम है, जब चलेगा तब क्या करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया कर सकता है, इज नॉट कि होगा, पर इट मे बी पॉसिबल। अगर आपका इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेशन नहीं कर रहा पैनक्रियास, देन ये क्या कर सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया। एंड अगर सडनली आपने इसको स्टॉप कर दिया, बोला बंद कर दो, ये बंद कर दिया, लो सडन स्टॉप किया, तो आपकी पर्सन में क्या देखने को मिल सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो कभी भी टीपीएन को सडनली बंद नहीं करना है। इसको स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निक, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेपर, टेपर डाउन या टैपरिंग। टेपर डाउन का मतलब होता है स्लोली स्लोली कम करना। 100 पे चल रहा था 100 ml पर आवर, अगले घंटे में 90 किया, फिर इसको 80 किया, फिर 60 किया, फिर 40 किया, 20 किया, 0। धीरे धीरे कम करना है, सडनली स्टॉप नहीं करना है। उसके साथ में जब आप टेपर डाउन करेंगे तो इसके साथ में आपको स्टार्ट करना है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। साथ में क्या देना है? डेक्सट्रोज। सो ये डेक्सट्रोज जो है आपके हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि आप डेक्सट्रोज स्टॉप करने जा रहे हैं तो आप कौन सा साइन उसको देंगे? तो आंसर, सॉरी टीपीएन बंद करें तो आंसर होगा डेक्सट्रोज सलाइन जो है वो आपको देना है। तो ये आपको टीपीएन के बारे में सारी डिटेल में पढ़ाएंगे आगे। नेक्स्ट, मेंटेन एनपीओ, अभी बताया था मैंने, एनपीओ रखा जाएगा 1 to 3 days प्रिस्क्राइब until peristalsis return, assess for bowel sound, monitor the nasogastric suction following gastrectomy, drainage from the nasogastric tube is normally bloody for 24 hours, post operatively changes to brown thing and in the yellow or clear। तो ये एक नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि गैस्ट्रेक्टोमी के बाद में देयर विल बी हायर चांस फॉर ब्लीडिंग, एंड आपको जो है अमाउंट जो है वो मेजर करना है। उसके साथ में उसका कलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कलर को देखते रहना है। कलर की बात करें तो दो टाइप का कलर हो सकता है जो आपको नॉर्मली ब्लड के साथ देखने को मिलता है, वो है वन इज डार्क रेड, डार्क रेड, एंड सेकंड वन इज ब्राइट रेड। सो आप ड्यूरिंग आपने पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आपके पास आ गया और 24 आवर्स, जो स्टार्टिंग के 24 आवर्स, आज जो सर्जरी हुआ तो आज से जो अभी 24 आवर्स आएंगे वहां पे कैसा ब्लड दिखेगा आपको? कलर डार्क रेड, दैट इज एक्सपेक्टेड, बट इट शुड बी लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड। इट शुड बिलो हाउ मेनी ml पर डे?
कितना ml है तो एक्सपेक्टेड है. सो कितना ml बताया तो था मैंने कुछ दिन पहले, 100 ml पर डे. इट शुड नॉट बी मोर देन कितना, 100 ml. सो इट शुड नॉट बी मोर देन 100 ml. बट वहां पे एक पॉइंट था पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में ये 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो दिन में 3 शिफ्ट है, मतलब 300 ml लगभग आपका ब्लड आ रहा है. पोस्ट ऑपरेटिवली फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं. धीरे धीरे सारा अमाउंट कम होता जाएगा, पर पहले दिन हम बात कर रहे हैं कि कभी भी ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर इससे ज्यादा है तो इंडिकेट कर रहा है ब्लीडिंग को, एक्सेसिव ब्लीडिंग को. पेशेंट आपके पास आया पोस्ट ऑप में और आपने ब्लड का कलर देखा और आपको कैसा दिखा, ब्राइट रेड. अभी जस्ट आया ही है पेशेंट पोस्ट ऑप में और कौन सा कलर आ रहा है, ब्राइट रेड. तो ये आपका क्या है, एबनॉर्मल है. इसमें ये नहीं सोचना कि ये तो नॉर्मल है. ब्राइट रेड कलर इज एन इंडिकेशन फॉर आर्टीरियल ब्लीडिंग. ये किसका इंडिकेशन है, वीनस ब्लीडिंग. और ये किसका इंडिकेशन है, आर्टीरियल ब्लीडिंग. सो अगर आर्टीरियल ब्लीडिंग हो रहा है तो ये एबनॉर्मल है. आर्टीरियल ब्लीडिंग इज नॉट ए नॉर्मल फाइंडिंग इन सर्जरी. और इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को. दिस इज एन सर्जिकल इमरजेंसी. तुरंत पेशेंट को सर्जरी में वापस लिया जाएगा, ओपन करके उस आर्टरी को बंद किया जाएगा. सो ये एज ए नर्स आपका कलर ध्यान रखना है. आफ्टर 24 आवर इट विल बी चेंज इनटू द ब्राउन टिंग. धीरे धीरे कलर चेंज होगा, ब्राउन एंड देन येलो हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा, क्लियर हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट मैं लिखा. So color is very important, not in gastrectomy but in every type of surgery. Expected color is always the dark red color or light pink color. That is okay. Brown, pink, dark red आ रहा है तो वो okay है. But if it is bright red color, that is not okay. It is a surgical emergency. Immediately inform to the doctor because person is having which type of bleeding? Arterial bleeding. Next लिख लिया. Move करें. मोस्टली जो पार्ट है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे इसका, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो से नया बैच होगा. सो इसका आई थिंक एक ही क्लास जो है वो पेंडिंग रहेगा, एंड आई विल टेक दैट क्लास इन मॉर्निंग सेशन. तो एक क्लास बचेगा जिसमें कुछ सिस्टम के जो कैंसर बचे वो रहेंगे जो हम पढ़ेंगे. बाकी जो भी है वो सारा मोस्टली कल कंप्लीट हो जाएगा आपका. डे आफ्टर टुमारो से अगर मेरा क्लास होता है तो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा रेनल सिस्टम के साथ, और अगर मेरा नहीं होता है तो फिर साइकेट्रिक तो है ही आपका. उसके साथ में एक और सब्जेक्ट अभी मैंने प्लान किया नहीं, अभी प्लान करेंगे क्या होगा, कल प्लान करेंगे, अभी पता नहीं क्या होने वाला है. तो कल बता दिया जाएगा आपको कौन सा सिस्टम स्टार्ट होगा, जो भी होगा वो कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन. डू नॉट इरिगेट और रिमूव. बताया था मैंने ऑलरेडी कि ना तो आपको ट्यूब को अंदर डालना है, ना ही बाहर निकालना है, ना इरिगेट करना है जब तक डॉक्टर नहीं बोले. उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस. सो आपको एनास्टोमोसिस को ओपन होने से प्रिवेंट करने के लिए ना इरिगेट करना है, ना ऊपर नीचे कुछ नहीं. इरिगेट करने से फ्लूइड का जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, उस एनास्टोमोसिस साइट को ओपन कर सकता है. तो इसलिए कुछ नहीं करना जब तक डॉक्टर नहीं बोले. एडवाइस द डाइट, एडवांस द डाइट फ्रॉम NPU to sips of clear water and 6 small blend. सो ये तो कॉमन होता है हमेशा से ही. जब भी आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लियर लिक्विड के साथ स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद नॉर्मल जो लिक्विड डाइट जो हम जूस है या जो भी होते हैं वो देंगे आपका थिक लिक्विड, एंड देन ब्लेंडेड डाइट, एंड देन सॉफ्ट डाइट, देन उसके बाद सेमी सॉलिड या सॉफ्ट डाइट, एंड देन उसके बाद नॉर्मल डाइट जो थी वो आप स्टार्ट करेंगे. मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन सच एज हेमरेज. ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग के लिए कलर देख लिया हमने ऑलरेडी. डंपिंग सिंड्रोम भी बताया था मैंने. डायरिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी. बिकॉज़ वी नो दैट विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 कहां से एब्जॉर्ब होता है, कहां से एब्जॉर्ब होता है, स्टमक से, इंटेस्टाइन से. और स्टमक ही नहीं है तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और उससे क्या हो जाएगा, इनकी डेफिशिएंसी. उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन उसका भी रिड्यूस होगा, उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है. डंपिंग सिंड्रोम तो ऑलरेडी बता दिया. और डायरिया जब ऊपर से सीधा नीचे जाएगा और वो फूड मटेरियल जो स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, वो नहीं होंगे तो फिर उनका आगे एब्जॉर्प्शन होना नहीं है. द फूड मटेरियल व्हिच इज एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम ओनली. और एसिडिक मीडियम कहां होता है, स्टमक में. स्टमक के बाद पूरा मीडियम कौन सा है, अल्कलाइन. सो वो मीडियम जो एसिडिक मीडियम में होता है वो एब्जॉर्ब होगा नहीं, और वो सारा आपके वेस्ट प्रोडक्ट में आएगा, और उसकी वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, डायरिया आपको देखने को मिल सकता है. तो दिस इज द पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन जो हम बात कर रहे थे. नेक्स्ट लिख लिया. बाकी लोग आए हैं अभी, अभी आ रहे हैं, बस में, ट्रेन में है. ज्यादा दूर आया था सेंटर, आप सबका जोधपुरी था, बाहर था, फिर भी आगे हो, चलो अच्छी बात है. बाहर था लेकिन आए नहीं बहुत सारे अभी तक. मेंस का पेपर कब है, 4 अक्टूबर. वी हैव आज कितना 16 है ना, तो मोस्ट ऑफली 2-3 दिन में आ जाएगा रिजल्ट आपका. और जैसे ही रिजल्ट आएगा, आई थिंक 20 से पहले आएगा, तो फिर हमारे पास डेज रहेंगे 10 डेज. ये लिख लिया. तो आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस ना लें. बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता तो पहले होता है, आप सबको पता है पेपर कैसा था, कितने आपने सही किए, कितने नंबर आ सकते हैं, यू आर क्वालिफाइंग और नॉट. क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे. कितना है क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है. फॉर जनरल कितना है क्वालिफाइंग, 55, 50% ओनली. 54% का होता है, तो 55 होता है या 50 होता है, आई थिंक 55 मार्क परसेंटेज है जनरल के लिए. ओबीसी के लिए 50 है, 40 है, 45. ओके, तो 50, 45 एंड 40 ऐसा ही है. SC/SC में 40%. तो आई थिंक ये नंबर तो सबके आ ही रहे होंगे. 100 में से 40, 50, 45 आ रहे. इतने नहीं आ रहे तो फिर क्या करेंगे, अरे सबके आ जाएंगे, डोंट वरी. वी नो दैट इतने नंबर आ रहे हैं सबके, और सब क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे. आपको इसमें सिलेक्शन नहीं लेना है, इसमें क्वालिफाई करना है, और सब क्वालिफाई हो जाओगे. बस तैयारी किसकी करनी है अब, मेंस की, और वो हम कराई देंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अभी बताए थे. सो ये ऑलरेडी लिख लिया, वापस नहीं लिखना है. ब्लीडिंग अभी बता दिया, अभी बता दिया, ये वापस नहीं लिखना है. ब्लीडिंग ऑलरेडी हेमरेज लिखा हमने. हेमेटेमेसिस ब्लीडिंग का वोमिटिंग हो सकता है. डंपिंग सिंड्रोम
बाइल रिफ्लेक्स बता दिया ऑलरेडी, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ये वही है सारे जो पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्स जब भी हम गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे, सबसे पहला रोल डाइट न्यूट्रिशन जो है वो आपको किसके साथ स्टार्ट करना है? टीपीएन, टोटल पेंटल न्यूट्रिशन। पेन मैनेजमेंट, मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर टू इंप्रूव द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, रिलीव एंजाइटी। सो ये छोटे मोटे मैनेजमेंट है आपके नर्सिंग मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा जाए डाइट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक पेशेंट जिसका आपने टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया, पेशेंट इज हैविंग टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइट यू शुड गिव टू दैट पर्सन आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी? कौन सी डाइट होगी? फेट शुड बी हाई और लो। सो फेट का एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म सारा स्टमक में होता है, उसके बाद होता है, स्टमक के बाद होता है क्योंकि बाइल बाद में आता है, तो फेट दे सकते हैं, नो इश्यू। देन नेक्स्ट इज प्रोटीन, प्रोटीन हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कहां पे होता है? स्टमक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, खाना खिला दिया, खाने के बाद पोजीशन पूछते हैं कभी-कभी एग्जाम में, तो योर आंसर शुड बी आफ्टर मील पर्सन शुड बी इन सुपाइन पोजीशन टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डंपिंग सिंड्रोम। जैसे खाना ऊपर से गया, अगर आप सीधे रहोगे तो और जल्दी नीचे जाएगा ग्रेविटी के फोर्स से, तो उसको सीधा ऐसे कर दो तो ग्रेविटी का फोर्स नहीं होगा, उससे थोड़ा धीरे-धीरे मूव करेगा, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो इंप्रूव हो सकता है। तो आफ्टर मील पोजीशन इज supine position, as soon as possible you should give supine position to the patient. The next point is during meal or after meal the liquid should be avoided or should be given to the patient? Liquid, तो you should avoid the liquid with or after meal, just after meal। जब आप लिक्विड लेंगे तो फूड जो सब्सटेंस है वो क्विकली मूव करके नीचे जाएगा, एंड हमें क्विकली नीचे नहीं ले जाना, नहीं तो आपको डायरिया हो जाएगा पर्सन को। सो यू शुड अवॉइड द लिक्विड ड्यूरिंग मील और जस्ट आफ्टर द मील। यस। नेक्स्ट, द नेक्स्ट कैंसर इज द कोलोरेक्टल कैंसर। सो अगर हम बात करें हमारे स्टमक के बाद, तो आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो देयर इज अ वेरी वेरी रेयर केस है कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कैंसर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर विल बी प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक ओनली। जो स्टमक का कैंसर है वही कहां तक हो सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा। इसमें डायरेक्टली कोई ऐसा कैंसर नहीं है जो डायरेक्ट सिर्फ ड्यूडेनम में कैंसर हुआ, कैंसर ऑफ ड्यूडेनम या कैंसर ऑफ जेजुनम बहुत रेयरली होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें सिर्फ कौन सा होगा? जो आपका स्टमक के अंदर जो कैंसर है वही किसमें आ सकता है? ऊपर वाला इस पार्ट में कैंसर कर सकता है कंटिन्यूटी के साथ में। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर डायरेक्ट कैंसर नहीं होता है। अब बचा आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर आपको कैंसर देखने को मोस्ट कॉमनली मिलता है जब हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन आई थिंक सब जानते हैं, जानते हो, एनाटॉमी पढ़ाई होगा। सो ये कुछ ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, तो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर यानी असेंडिंग, ट्रांसफर, नीचे जा रहा है डिसेंडिंग। दिस इज द सिग्मोइड एंड दिस इज द रेक्टम। सो ये जो पार्ट है, अलग अलग पार्ट है इसके। क्वेश्चन आता है व्हिच पार्ट ऑफ द कोलन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन कैंसर ऑफ दिस रेक्टम या कोलोरेक्टल जो लिखा है। तो असेंडिंग इज वेरी होता है पर यहाँ पे कम होगा, मोस्ट कॉमन नहीं होता है। ट्रांसफर इज नॉट मोस्ट कॉमन, डिसेंडिंग इज आल्सो नॉट मोस्ट कॉमन, बट द मोस्ट कॉमन इज सिग्मोइड एंड रेक्टम। दोनों में पूछे, अगर दोनों ऑप्शन में, सिग्मोइड भी ऑप्शन में, रेक्टम भी ऑप्शन में, द आंसर शुड बी रेक्टम। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर व्हिच इज प्रेजेंट, इंटेस्टाइन के अंदर जो कैंसर हम बात कर रहे हैं, कोलन के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर व्हिच इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट? तो आंसर होगा रेक्टम इज मोस्ट कॉमनली, मोर देन 50% केसेस जो कहां पे होते हैं? रेक्टम में आपको देखने को मिलता है। एंड सिग्मो रेक्टम जो दो पार्ट है, इन सब में दोनों में ये दोनों कॉमन है, और दोनों में पूछे तो आंसर इज रेक्टम इज मोर कॉमन। सो ट्यूमर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रेयर, द ट्यूमर ऑफ कोलन एंड रेक्टम आर मोर कॉमन। कैंसर ऑफ कोलन इज यूजुअली adenocarcinoma. What is adenocarcinoma? Adenocarcinoma is the, it's a cancer of epithelial tissue or cancer of connective tissue? Adenocarcinoma is the cancer of which type of cell? Epithelial tissue or connective tissue or none of the above? तीन ही ऑप्शन है आपके पास, ग्लैंडुलर नहीं ऑप्शन। देयर आर, वन इज epithelial, वन इज connective tissue, वन इज none of the above. Which one is the right? So कैंसर दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है सार्कोमा। अरे तो कार्सिनोमा का सब टाइप है, तो कार्सिनोमा का मतलब क्या है? कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो ऑब्वियसली एपिथेलियल टिश्यू का ही कैंसर है। एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा टिश्यू? तो वहां पे होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, लिखा तो है यहाँ पे एडेनो कार्सिनोमा बड़े बड़े वर्ड्स में। सो एडेनो कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू कौन से टाइप का? ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू। व्हाट इज द ग्लैंडुलर टिश्यू? द टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच प्रोड्यूस सिक्रेशन, बॉडी में जो सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं उन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। सो ये नहीं कि सिर्फ ग्लैंड में ही होता है, किसी भी पार्ट में जहां से सिक्रेशंस आ रहे हैं उस टिश्यू का नाम क्या होगा? ग्लैंडुलर टिश्यू। लाइक हमारे जेटी में हर एक पार्ट से सिक्रेशंस आते हैं, ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, हर एक जगह सिक्रेशंस आ रहे हैं, तो सब जगह कौन सा टिश्यू है ये? सिक्रेशन वाला ग्लैंडुलर टिश्यू। सो अगर कैंसर ग्लैंडुलर टिश्यू है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडेनोकार्सिनोमा। दिस इज नोन एज एडेनोकार्सिनोमा। सो ये तो जस्ट ऐसे पिक्चर बनाया हुआ है, क्लियर है ये? दिस इज एन असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइड एंड देन रेक्टम। हियर इज द वन इज द पार्ट ऑफ जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसका पार्ट इलियम, एंड दिस इज द सिकम। ये सिकम है या इधर आएगा? सिकम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पे आपका इलियम एंड सिकम दोनों जॉइंट होते हैं, वन इज सिकम वन इज इलियम, इधर से ऐसे जॉइंट होगा। दिस इज दैट अपेंडिक्स। ये क्या है? अपेंडिक्स जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और यहाँ पे होगा इलियोसिकल वॉल्व, और इसी वॉल्व में जब पेरिस्टालसिस मूव करता है तो यहाँ पे वॉल्व ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, उससे जो साउंड आती है उसको हम क्या बोलते हैं?
बाउल साउंड। तो ये बाउल साउंड किसकी वजह से आती है? आंसर होगा इलियोसिकम वॉल के क्लोजिंग एंड ओपनिंग की वजह से साउंड आती है, उसको हम बोलते हैं बाउल साउंड। अपेंडिक्स का क्या रोल है? कोई फंक्शन नहीं है, फिर क्यों रखा बॉडी में? सो अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो एक अरस्तु एक पर्सन था जिसने सोशियोलॉजी में बोला था ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, बोला था सामाजिक जानवर है, एनिमल है। बस थोड़ा सा समझदार बनाया इसको, बोलने की क्षमता थोड़ी इसको सही, इसका वोकल कोड थोड़ा अलग बनाया, इसलिए थोड़ा अलग टाइप का वोकल कोड से साउंड निकाल सकता है, वही डिफरेंस है। बाकी बाकी तो जानवर ज्यादा समझदार होते हैं आई थिंक सोशल एनिमल से। यस और नो? सो जो सोशल एनिमल की हम बात कर रहे हैं, तो वो एनिमल पहले एनिमल था, इसलिए पहले क्या खाता था? घास खाता था, मांस नहीं, घास। पहले मांस नहीं था, पहले घास था। घास, ग्रीन ग्रास जो होती है वो खाता था, चारा खाता था पहले। और जब सोशल एनिमल चारा खाएगा तो उसको भी डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा, और डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड थे, घास के अंदर होता है सेलुलोज। अभी हम खाते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पहले क्या खाते थे? सेलुलोज। और जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए वो कौन देगा? अपेंडिक्स। और इसीलिए पहले अपेंडिक्स बहुत बड़ा था, बट धीरे धीरे क्या हो गया इसका? एट्रोफी हो गया, अभी इसका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो डार्विन का थ्योरी था, डार्विन का थ्योरी पढ़ा होगा बचपन में, जिराफ वाला, ऐसे जिराफ लंबा दाढ़ी वाला गधा, देखा? जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा होता था जेब्रा, हमारे तो जेब्रा को हम बोलते धारी वाला गधा, हमें जेब्रा एब्रा ऐसे पता नहीं था, धारी वाला गधा, हिंदी में प्योर हिंदी मीडियम वाले थे, ऐसे धारी वाला गधा। तो वो अलग था। जिराफ की हम बात करें तो वो जिराफ क्या था? पहले छोटा ऐसे होता था, उसका गर्दन इतना ही था, लेकिन बाद में जब उसको खाना नहीं मिला तो गर्दन को ऐसे ऊपर करता गया, धीरे धीरे उसकी गर्दन ऐसे हो गई। सो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डार्विन। जहां पे हम जिस बॉडी पार्ट को ज्यादा यूज करते हैं वो ओवरग्रोथ करता है, और जिसको आप यूज नहीं करते हैं वो अंडरग्रोथ हो जाता है। सो अपेंडिक्स को यूज करना बंद कर दिया, और इसलिए उसका क्या हो गया? अंडरग्रोथ हो गया, और उस एट्रोफी धीरे धीरे अगली कुछ जनरेशन बाद अपेंडिक्स खत्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि ऐसे अपेंडिक्स होता था हमारे पूर्वजों में। वो भी सोचेंगे कुछ तो था इतना बड़ा जिसको खत्म नहीं कर दिया, हमारा तो है ही नहीं। यस, होता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि पुराने लोगों में पूंछ होती थी, और वो एनिमल थे तो थी होगी, पता नहीं अब, लेकिन अब नहीं होती है। नहीं होती अब, है क्या? वैसे ही बाद में अपेंडिक्स भी नहीं होगा। आगे इंसिडेंस रेट जो हमने बताई ऑलरेडी अभी। सो इंक्रीज विद एज, मोस्ट पेशेंट आर ओवर 50 ईयर ऑफ एज। कोलोन कैंसर, जीआई कैंसर जो होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा इंसिडेंस रेट बढ़ता जाएगा। हायर इन पर्सन विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर, ऑलरेडी जिनकी फैमिली में कोलोन कैंसर हो रखा है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सीआईबीडी, और जीआई पॉलिप्स, जीआई के अंदर पॉलिप्स हो जाना, अल्सर लाइक पॉलिप्स हो जाएंगे, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स करेगा। ये है मुंह करे। तो जो भी न्यू कमर्स या जो भी पहले से ही प्रिपरेशन करें नॉट सेट 8 के लिए, अब नॉट सेट 7 तो हो गया ये मान लो, क्योंकि अब आपके पास मौका नहीं है, जिन्होंने नहीं दिया उनके पास कोई मौका नहीं, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म फिल किया वही दे सकते हैं। सो जो भी तैयारी नॉट सेट 8 की कर रहे हैं वो अपना टारगेट पहले सेट करके रखें, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द डेट्स। 12th ऑफ अप्रैल इज द एग्जाम डेट ऑफ प्री फॉर नॉट सेट 8। और फालतू की अफवाहें अफवाहें होती रहती है, उन पे बिलीव नहीं करना है। लाइक बहुत सारे लोग जो डराने के लिए कि अब नॉट सेट नहीं होगा आनंद, अब तुम क्या ही कर लोगे पढ़ के आनंद, तो उनको बोलो हम तो पढ़ के जो भी कर ही लेंगे हमारा कुछ, तो पर आपका क्या होगा? कुछ ज्ञान बांटने वाले ज्ञानी लोगों को आप अगर देखा होगा कभी, वो इतना ज्ञान उनमें भरा होता है, वो हर जगह बांटने आ जाते हैं। तो वो अपना ज्ञान बांटते हैं, और फिर उनसे पूछो कि आप क्या करते हो, तो उनका एक ही जवाब होगा कि हम ज्ञान ही बांटते हैं, हमारे पास कुछ और काम तो है नहीं, क्योंकि हमारा सिलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। तो उन ज्ञानियों को बोलो कि पहले आप पढ़ाई कर लो, और आप पहले सेलेक्ट हो जाओ कहीं जाके, बाद में आके ज्ञान बांटना। तो इसलिए किसी तरह का कोई फियर नहीं है ना। नॉट सेट बंद होगा, नॉट सेट बंद होगा तो कोई दूसरा सेट आएगा और वो एग्जाम कराएगा, बट होगा। गवर्नमेंट कभी भी किसी भी परमानेंट पोस्ट को खत्म नहीं कर सकती है। इवन जो टेम्पररी पोस्ट थी उनको हटा हटा के परमानेंट कर दिया लोगों को, तो इसलिए खत्म कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, जो एग्जाम दिया वो तो अभी बन ही जाएंगे थोड़े दिन में, और जो अगली बार आए हैं 8 के लिए वो भी बन जाओगे 12th ऑफ अप्रैल को। तो टाइम बहुत कम है, 12th ऑफ अप्रैल ऐसे आ जाएगा थोड़ी दिन में, बाद में तो अगले महीने दिवाली आएगी, फिर न्यू ईयर आएगा, फिर होली आएगी, फिर एग्जाम आ जाएगा। तो इसलिए कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़े से दिन में ये एग्जाम हो जाएगा। तो बिल्कुल तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है, और बिल्कुल वक्त बहुत कम है। बाद में खुशियां ही खुशियां बाद में होगी, जो सबको मैंने पिछली बार भी बोला था। इतने पैसे आएंगे कि आप लोग सोचोगे कहाँ खर्च करें। रोज के 1000 रुपए भी अगर खर्च कर जाओगे तो भी कम दिन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 30 दिन ही होते हैं, और पैसे आएंगे 80 70 80 हजार रुपए। 30 दिन में 30 हजार रुपए खर्च कर लोगे, फिर भी 60 40 50 हजार रुपए बचाएंगे, क्या करोगे फिर? इसीलिए वो सपने पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी जो आपके पास 6 महीने 7 महीने है उनके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। फिर देखो नोट जेब में नहीं होंगे पर खाते में खूब आएंगे, ऐसे टंग बोलेगा, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी फ्लाइट की टिकट आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, सब आएंगे। तो अपने सपनों की उड़ान पूरी करनी है, तो फिर थोड़ी सी क्या करनी है? मेहनत करनी है। उड़ना है आसमान में बादलों की तरह, तो मेहनत करने लग जाओ पागलों की तरह, तभी मंजिल मिलेगी। बाकी बाकी आसमान में उड़ना पॉसिबल नहीं है, उसके बिना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो। सिर्फ प्राइवेट जॉब के भरोसे रहोगे तो मैंने उस दिन भी बोला था, प्राइवेट जॉब वाले किस तरह निचोड़ के रखेंगे। अगर कभी लगे कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूं तो गन्ने के जूस वाले के पास बैठ के बस 10 मिनट ऑब्जर्व करना है, और समझ जाओगे आप प्राइवेट जॉब करते हो गवर्नमेंट जॉब करते हो। उससे भी ज्यादा निचोड़ के फेंकेंगे आपको प्राइवेट वाले। गन्ने का वो निकलता है लास्ट में, पहली बार दूसरी बार नहीं, जो सबसे लास्ट में निकालता है ना, उसमें आप ऐसे आग लगाओ, वो बेचारा बोलेगा भाई अब और कितना मेरा शोषण करोगे, वो आग तुरंत लग जाएगा, क्योंकि वो ड्राई हो चुका होता है, उसमें एक बूंद भी वो पानी नहीं रखता, इतना निचोड़ देता है उसको। आपके प्राइवेट वाले उससे ज्यादा आपको निचोड़ेंगे। और शाम को आओगे तो आपको सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिस्तर आपको बुला लेगा, आजा भाई मैं तैयार हूं अभी। इतना थक हार के आप पहुंचोगे घर पे, खाना वाना कुछ पता नहीं है, खाना कुछ खाने की जरूरत नहीं है, सो जो पहले नींद आ रही है वो करो, इतना थक जाएंगे। तो इसीलिए मंजिल सिर्फ क्या होनी चाहिए?
सरकारी नौकरी, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 लाख रुपए वाली। छोटी मोटी नौकरी प्राइवेट वाली तो परमानेंट हमारी है, उसको कौन छीन सकता है हमसे? क्या कोई प्राइवेट जॉब आपसे छीन सकता है क्या? कोई बोले कि आज से आपकी प्राइवेट जॉब नहीं लगेगी, लेकिन मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट जॉब का लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। एज, यस और नो? अगर एज क्रॉस हो गई 30 के बाद तो फिर एम्स वाले बोलेंगे भाई साहब माफ करो, हमारे पास अब इससे ज्यादा वालों को हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप में कैपेबिलिटी नहीं है साहब। उनको ऐसा लगता है आपका ब्रेन पुराना हो गया, 30 साल बाद पुराना ब्रेन हो गया। अरे भाई अभी तो हम ग्रो हुए हैं, अभी कहां मना करें, पर उनकी एज लिमिट है, नहीं लेंगे। अगर आप ओबीसी में तो 33 ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनका ब्रेन थोड़ा 3 साल ज्यादा चलता होगा शायद। और अगर एससी एसटी में तो 35 ईयर, 5 साल ज्यादा चलता है, फिर भी उसके बाद मना कर देंगे वो, बाद में नहीं लेंगे किसी को। तो एज है लिमिटेड, ब्रेन भी लिमिटेड ही चलता है। उस दिन मैंने बोला था समुद्र जितना सिलेबस है, इतना बड़ा समुद्र भरा हुआ है सिलेबस का, और उसमें हम नदी भर ही पढ़ पाते हैं। और जो नदी भर पढ़ पाते हैं उसमें से बाल्टी भर के हम लिख पाते हैं। और जब नंबर आते हैं, वो नंबर आते हैं जो आपका लोटा है उससे नंबर आते हैं, और फिर उसी में डूब के। तो इसलिए इतना बड़ा सिलेबस है, उसको पढ़ना नहीं है पॉसिबल। जो हम पढ़ पाते हैं उसमें बहुत कम याद रहता है, और उसमें नंबर बहुत कम आते हैं, और फिर कुछ बचता नहीं है। इसलिए आगे क्या है, रिस्क फैक्टर। अभी बहुत पानी पानी चारों तरफ। मोस्ट केसेस आकर इन पीपल और 50 ईयर, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक डिसऑर्डर, certain inherited disorder such as Lynch syndrome, it's a genetic disease. Lynch syndrome क्या है? It's a genetic inheritance, genetic disease. Genetics में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये genetics disease, जहाँ पे जीन एबनॉर्मलिटी की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से या जीन एबनॉर्मलिटी की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि पर्सन में क्या डेवलप हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो अबाउट द लिंच डिजीज आई विल टीच यू इन जेनेटिक्स इन डिटेल। पर अभी इतना याद रखना है कौन सी डिजीज है। इट्स अ जेनेटिक्स प्रॉब्लम जहाँ पे जीन इनहेरिटेंस या जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, और उससे क्या देखने को मिलेगा आपको, लिंच सिंड्रोम। द नेक्स्ट वन इज लाइफस्टाइल फैक्टर, आपका ये सबसे बड़ा फैक्टर लाइफस्टाइल। आजकल की लाइफस्टाइल, डाइट हाई इन रेड और प्रोसेस्ड मीट, हाई फैट, लो रेजिडुअल, लो फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग, हेवी अल्कोहल यूज। सो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, आजकल की लाइफस्टाइल की बात करें, तो लाइफस्टाइल ऐसा है। देखिए यस्टरडे आई वेंट टू रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट में गया था बाहर। वहां जहां भी मैं जाता हूं, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता हूं कि मेरे काम की चीज क्या है। खाना तो खाना ही है, पर मेरे काम की चीज क्या है। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन क्या किया मैंने, कि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में पर्सन में मेन्यू तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा मेन्यू होता है, 10-15 पेज का मेन्यू ऐसे होता है। और उस मेन्यू में सबसे जो, जब आदमी रेस्टोरेंट में पहुंचता है ना, जो उसको पता है रेस्टोरेंट में जाने वाला आदमी, वो सबसे पहले उसको ऐसे पीछे से यूं ओपन करता है, लास्ट वाले पेज से। क्यों ओपन करते हैं लास्ट वाले पेज से? कभी देखा आपने, सोचा है लास्ट वाले पेज से क्यों ओपन करते हैं? क्योंकि आगे वाले पेज पे क्या लिखा होता है वो आदत हमें समझ नहीं आता है। वो देखा कभी, समझ में आता है? मैक्सिकन चीज बाउल। मैं 10 मिनट तक सोच रहा था मैं कि ये इसको पढ़ के क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे इसमें। अब वहां पे एक डिश का नाम लिखा था, और डिश का नाम कितना स्वीटली लिखा था उन्होंने। उसमें लिखा उन्होंने मैक्सिकन स्वीट पोटैटो इन रेड सॉस, और उसका प्राइस लिखा हुआ आगे 549 पर प्लेट। फिर मैंने उसको बताया, क्या क्या करेंगे ये? कुछ नहीं करेंगे। पोटैटो को, पोटैटो जानते हो, आलू, अपनी भाषा में आलू, आलू को उबालेंगे या फ्राई करेंगे, और उसके अंदर जो रेड सॉस डालेंगे, मिक्स करेंगे, वो मैक्सिकन जो पाउडर होगा जो मार्केट में आपको सबको मिलता है वो मिलाएंगे। बस उसका प्रेजेंटेशन जो होगा वो ऐसा होगा कि आपको लगेगा "वाह, कुछ अलग है यार"। जब खाएंगे तो खाने के बाद वो आलू ही लगेगा, आलू आलू ही रहेगा। वो कोई मैक्सिकन वहां ऐसा नहीं, वहां मैक्सिको पहुंच गए आप लोग, वहां जाके खा रहे हैं। इसलिए एक जो नॉर्मल पर्सन होता है वो पहुंचता है रेस्टोरेंट और पीछे से इसलिए ओपन करता है क्योंकि पीछे लिखा होता है नान, बटर नान, लच्छा पराठा, आलू दम आलू, दाल फ्राई, वो सब पीछे लिखी होती है। आगे पता नहीं स्टार्टर पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। अब वो जो नॉर्मल आदमी है वो वहां पहुंच के क्या करता है, उसको पता है उसकी कैपेसिटी कहां तक है। उसके बाद वो ऑर्डर करता है वहां जाके, एक तो दाल फ्राई, बड़े चाव दाल फ्राई 2 प्लेट, उसके साथ में एक दम आलू 1 प्लेट, और लास्ट में पहुंचता है एक कहीं पे पनीर, पता नहीं जैसा भी पनीर होगा जो भी होगा पनीर, और फिर साथ में 10 बटर नान या बटर तंदूरी रोटी, बड़े वो भी उसमें, और लास्ट में 4 गिलास छाछ, और एक जीरा राइस या फिर फ्राइड राइस, जैसा भी राइस। ठीक है, ये उनका मेन्यू। ये सब ऑर्डर कर दिया, आ गया। अब वो लेना स्टार्ट करेंगे। सो मैं उनको ऑब्जर्व करा था, मैं देखा कि आई थिंक दाल फ्राई जो यहाँ मिलेगी, इससे बेटर दाल फ्राई वो घर पे बना सकते थे। ये जो दम आलू मिलेंगे, इससे बेटर आलू घर पे बना सकते थे। और ये जो सूखी सूखी रोटी खाएंगे, इससे बेटर वो फुल्का है जो घर पे खाते हैं। मुंह नहीं तो चलेगा उससे। आपने कभी ये बटर, ये जो तंदूरी रोटी खाई हो, तो उसके 2 दिन बाद रोटी नहीं खा पाता आदमी, क्योंकि अंदर छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, मुंह कट जाता है, ऐसी वो होती है पत्थर जैसी उसका। फिर भी उसको वहां जाके खाना है। अरे भाई ये जब, और साथ में छाछ, 4 गिलास छाछ लाना भाई है। अगर आपको ये सभी खाना था तो उस रेस्टोरेंट पे क्यों गए? मेरा बेटा एडवाइस है कि अगर आपको कहीं रेस्टोरेंट पे जाके ये खाना है तो फिर घर पे ही खा लो, रेस्टोरेंट पे नहीं जाना। वहां वो खाना है जो आप घर पे नहीं खा सकते। अब भले वो समझ में नहीं भी आए ना, कोई बात नहीं, बट वही खाना है जो समझ में नहीं आए। अगर वहां जाके भी यही खाना है तो अपनी इंसल्ट क्यों करनी, बेचारा घर का खाना ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में, ये सुनो। तो कैंसर क्यों होता है? क्योंकि ये सब खाने से होता है। खा वही रहे, बस रोटी की जगह बटर तंदूरी रोटी खा रहे हैं, उसको बोल रहे बटर लगा के लाना। क्यों लाना? क्योंकि वो सूखी तो अंदर जाएगी नहीं। बटर से थोड़ा क्या इमोलेंट रहेगा उसपे, तो थोड़ी इजीली अंदर जाएगी। सो अगर रोटी खानी है तो घर पे घी लगा के खाओ, जो अपने घर पे बनी हुई वो बेटर है। क्यों इन सब के पीछे? तो ये आपका क्या है, लाइफस्टाइल। दिस इज नोन एज लाइफस्टाइल। तो हर बार मैं यही कहता हूं, अगर मतलब आपको नहीं, मैं अपने घर वालों को यही कहता हूं कि अगर कहीं बाहर जाना है तो वो नहीं ऑर्डर करना है जो घर पे खाते हैं, ऑर्डर वो करना है जो घर पे नहीं खा सकते, ताकि कुछ डिफरेंट मिले आपको भी, और आप अगली बार बोलोगे अब नहीं चलेंगे, क्योंकि वो वैसे समझ में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट आगे, रिस्क फैक्टर। अदर रिस्क फैक्टर लाइक द मेडिकल हिस्ट्री, पर्सन इज हैविंग कोलोरेक्टल कैंसर, colon polyps, ulcerative colitis, inflammatory bowel disease. So ये है रिस्क फैक्टर ऑफ दिस colon कैंसर। वो करें, किसी का रेस्टोरेंट तो नहीं है? हाँ।
बाद में मुझे बोलेंगे अभी देखो सर बाहर निकलो आप। हमारा धंधा तो बिजनेस जो होता है वो चलता रहेगा, बिजनेस का बिजनेस वाला काम है, उनका काम है, और हमारे कहने से कोई लोग रुकने वाले नहीं है, और ना ही मेरे कहने से कोई तंदूरी रोटी खाना बंद करेंगे। वो तो खाएंगे, क्योंकि वहां जाके तो वही मिलने वाली है। होटल वाला कभी वो फुल्का नहीं देगा, वो तो उसको पता है ये देने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसको चिपकाओ कम खाएगा और पैसे भी ज्यादा देगा, और 2 दिन बाद मुंह का पता नहीं हाल कैसा होगा इसका। चले आगे, मूव करें। यस, द नेक्स्ट वन इज distribution of cancer of large intestine. The most common part is rectum is the most common. So ascending colon, descent transfer, descending sigmoid and rectum. 50% cases में क्या होता है? Rectum. 20% cases are present in sigmoid, and then 15, 5 and 10%. So this is the distribution of cancer in our large intestine. Most common affected part is the rectum. This is the rectum जो आपको नीचे दिख रहा है पर्पल कलर में. This part is having approximately nearby 50% of cases. So this is the distribution of cancer of large intestine. Question एक ही होता है यहाँ से, वो है most common affected part. Answer should be rectum is most common affected part. वो करें। कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के हर बार वाले कॉमन क्वेश्चन होते हैं, एक वो सैली और छाया वाला क्वेश्चन हर बार आता है, वो हर बार छाई रहती है एग्जाम में, कुछ ना कुछ उसका ही जाता है। सैली छाया, यस, सैली और छाया एग्जाम में वही आया तो हमने बताया। तो छाया जो है हर बार आती है, हो सकता है मेंस में भी आए, तो छाया को पढ़ के रखना है, जो सर ने पढ़ाया अली सर ने आपको, उसको पढ़ के रखो अच्छे से। लिख लिया, सर पढ़ाते हैं ओबीजी में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी में, ओके, फैमिली प्लानिंग के अंदर आई थिंक, यस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोलन कैंसर। सो मोस्ट कॉमन कोलन कैंसर इज, मोस्ट कॉमन कोलन कैंसर, द आंसर शुड बी एडेनोकार्सिनोमा। 95% केसेस कैंसर किस टाइप के होंगे? एडेनोकार्सिनोमा, व्हिच इज द कैंसर इन ग्लैंडुलर टिश्यू, and the other are the squamous cell carcinoma, which is very rare, and one more is basal cell carcinoma जो भी आपको रेयर देखने को मिलेगा, and the next one is malignant melanoma. What is melanoma? Melanoma is the cancer of melanocyte. What is melanocyte? Melanocytes are the cell which produce melanin और melatonin. Melanin which give skin कलर, जो आपका स्किन पिगमेंटेशन जो है वो कौन है? मेलानिन के थ्रू मेलानोसाइट्स। तो जो पेनियल रीजन के अंदर जो मेलानोसाइट्स होती है, कभी-कभी इन मेलानोसाइट्स में क्या हो जाता है, कैंसर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेलानोमा, which is present in पेरिनियल रीजन, जो पेरिनियल एरिया में है उनमें आपको कैंसर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे टाइप में, तो आंसर क्या लिखना है? एडेनोकार्सिनोमा, which is present in approximately nearby 95% ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलता है। So after ending this cancer, जो GIT का पार्ट था, oral, then esophagus, then stomach and then intestine, rectum, last part तक हम पहुंच गए। इसमें बचेगा one is pancreatic cancer and one is liver cancer। pancreatic और liver जो दो अदर पार्ट हैं GIT के अंदर, उनको पढ़ते हैं। फिर ये GIT कंप्लीट होगा, देन उसके बाद फीमेल वाले कैंसर हम पढ़ेंगे, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन, यूट्राइन, सर्वाइकल, जो कल कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद 2-4 कैंसर हैं जो हम बता देंगे, लाइक ब्रेन कैंसर, यूरिनरी कैंसर, रीनल कैंसर, बोन कैंसर। 4 या 5 कैंसर हैं, वो मैं लास्ट क्लास में अगले मॉर्निंग में पढ़ा दूंगा आपको। तो इस तरह से सिस्टम हो जाएगा कंप्लीट। लिख लिया, मूव करें। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंसर जो हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोलन कैंसर। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन व्हिच इज नोन एज ड्यूक्स क्लासिफिकेशन फॉर कोलन कैंसर। ये ड्यूक और भी कहीं यूज होता है, कहां पे? एंडोकार्डाइटिस। सो ये भी क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि द ड्यूक क्राइटेरिया, वहां पे ड्यूक क्राइटेरिया होता है, यूज इन व्हिच कंडीशन, आंसर शुड बी एंडोकार्डाइटिस, एंड दिस इज द ड्यूक्स क्लासिफिकेशन फॉर कोलन कैंसर। सो ड्यूक्स क्लासिफिकेशन लिखें आप यहाँ पे, तो विद ड्यूक्स ए, फर्स्ट पॉइंट इज 80 to 90% 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 80 to 90% है यहाँ पे, एंड ट्यूमर इज लिमिटेड टू म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। सो इसका मीनिंग मैंने पहले भी बताया था, आपको याद होगा, 80 to 90% आफ्टर 5 ईयर सर्वाइवल रेट। इसका मीनिंग होता है लाइक एक पेशेंट को कैंसर हुआ, जैसे किसी पेशेंट को 1 जनवरी 2010 को कैंसर हुआ और डायग्नोस हो गया इस दिन, इसको डायग्नोस हुआ, इसकी डायग्नोसिस के बाद में आफ्टर 5 ईयर यानी 1 जनवरी 2015, 5 साल हो गए डायग्नोसिस के, कितने साल? 5 ईयर। सो हम हर एक पेशेंट में देखते हैं कि उसकी डायग्नोसिस के 5 साल बाद पेशेंट अब सर्वाइव कर रहा है या ऑलरेडी क्या हो चुकी है उसकी डेथ। और दूसरी चीज देखते हैं कि जब डायग्नोस हुआ था वो फर्स्ट स्टेज में था, सेकंड स्टेज में हुआ, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज। जब हम बात करते हैं अगर पेशेंट का डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेज में हुआ, तो नियर बाई 80 to 90% जो केसेस होते हैं वो आपको क्या मिलते हैं? सर्वाइव यानी जिंदा मिलते हैं 5 साल बाद। और नियर बाई 10 to 20% केसेस होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज द सर्वाइवल रेट आफ्टर 5 ईयर। डायग्नोसिस के 5 साल बाद कितने लोग जिंदा हैं फर्स्ट स्टेज डायग्नोस होने के बाद में, उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर इन नियर बाई 80 to 90%। अगर पर्सन ड्यूक्स बी, जिसको सेकंड स्टेज भी आप बोल सकते हैं, अगर इसमें डायग्नोस होता है तो उसमें कितने परसेंट सर्वाइवल चांसेस है? 60% चांस है कि पर्सन 5 साल बाद जिंदा रहेगा, वो सर्वाइव करेगा लाइफ लॉन्ग 5 साल बाद भी। एंड ट्यूमर यहाँ पे पेनिट्रेट थ्रू बाउल वॉल, यहाँ पे सिर्फ म्यूकोसा सब म्यूकोसा में थी, यहाँ पे पेनिट्रेट करके बाहर निकल चुकी है, आउट हो चुकी है। एंड ड्यूक सी 20 to 25 to 40% सर्वाइवल रेट है, और यहाँ पे ट्यूमर जो है वो कहां तक रीच हो गई है? लिम्फ नोड में पहुंच गई है। और लास्ट जो है जहां पे मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द ड्यूक्स डी, लेस देन 1 to 5% और 5 ईयर सर्वाइवल रेट। क्लियर?
कुछ पॉइंट जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि नया बैच स्टार्ट होने वाला है और रिसेंटली हमने एक नया एक्सपीरियंस भी लिया आप लोगों ने, सारांश वाला। तो सारांश क्लासेस और जो रेगुलर क्लासेस होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। जानते हो आप लोग डिफरेंस? सारांश क्लासेस के अंदर 12 आवर्स की क्लास होती है और मोस्टली हम 6 आवर्स और 5 एंड हाफ हाफ आवर तक जो है कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, और उसके बाद एक ब्रेक होता है बीच में 1 आवर का, और फिर वापस रिमेनिंग 6 आवर्स जो है 5 टू 6 आवर्स जो हम कंटिन्यू पढ़ते हैं। इन दैट टाइम नियर बाय अप्रोक्सीमेटली जो 6 आवर्स हम बात कर रहे हैं सुबह के और 6 आवर शाम के, मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी टीचर विल ड्रिंक नियर बाय 1 to 2 लीटर ऑफ वाटर। यस और नो? If you see, this bottle is 1 liter bottle and approximately about to complete होने वाली है, थोड़ी देर और रहेगी। So I'm completed 1 liter water in 2 hour। आधा घंटा बाकी है, 2 आवर से भी कम टाइम लगा है। So nearby 2 liter water जो है टीचर यूज करता है, and there is no break for you। सोच आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। That's for वॉशरूम और रेस्टरूम। ब्रेक होता है क्या बीच में? का कोई टीचर भाग के गया यहाँ से? Yes or no? So ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। It means in 12 hours a teacher is only going washroom for one time and he is drinking water more than you। he और सी तो है नहीं हमारे पास, ये सारे। So ये जो भी टीचर आते हैं वो सारे आपसे ज्यादा पानी पीते हैं, पर वो वॉशरूम का यूज सिर्फ एक ही बार करते हैं एक दिन में। नाउ सारांश क्लासेस इज कंप्लीटेड। सारांश में आप लोग 12 आवर बैठते थे, इसलिए आप लोगों का ये ट्रैफिकिंग जो होता है इन एंड आउट वो कभी कभी अलाउड था। उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा। नाउ द क्लासेस इज ओनली फॉर कितने घंटे की है अभी? वी हैव क्लास फॉर ओनली 2.5 आवर फर्स्ट क्लास, एंड सेकंड क्लास इज फॉर 2 आवर्स और लेस देन 2 आवर्स, नॉट फॉर 2 आवर्स। एंड इन बिटवीन दीस टू क्लासेस यू हैव a 30 मिनट्स ब्रेक। एंड आई होप द किडनी जिसकी कैपेसिटी आप जानते हैं, यूरिन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो किडनी इज फॉर्मिंग यूरिन इन 1 मिनट हाउ मेनी ml? नियर बाय 1 ml यूरिन विल बी फॉर्म्ड बाय a kidney in 1 minute। So we have here how many minutes? 150 मिनट्स। कितने मिनट होते हैं? 150 मिनट्स। एंड इफ आई विल आस्क ए क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लडर जो है पहला ट्रिगर कब देता है, कितने एमएल पे फर्स्ट ट्रिगर आता है? ट्रिगर, फर्स्ट ट्रिगर दैट इज 150 ml। फर्स्ट ट्रिगर कब आता है? 150 ml पे। ये फर्स्ट ट्रिगर का मतलब होता है अभी और कंट्रोल कर सकते हैं आप कहां तक? 200 ml तक। एंड आई होप कि किसी भी पर्सन की किडनी की कैपेसिटी नहीं है कि वो 2.5 घंटे में 200 ml यूरिन बना दे, अनलेस यू विल ड्रिंक 4-5 लीटर ऑफ वाटर इन 2 आवर्स, तब बन सकता है। यस, मुझे ये सारा एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ रहा है आप लोग समझ रहे हैं? जब हम इधर खड़े हैं क्लास ले रहे हैं और अगर आप मूवमेंट करेंगे इट विल कॉज डिस्ट्रैक्शन टू एवरीवन, एंड स्पेसिफिकली ये डिस्ट्रैक्ट आप लोगों को फील होगा नहीं होगा, पर एज ए टीचर उस पर्सन को बहुत होता है जो सामने खड़ा है। तो अपनी किडनी को घर से आए तब बोल के आए कि पहले 2 घंटे और 30 मिनट तक अपने आप को ट्रिगर फैक्टर में नहीं लाना है, और लाए तो सिर्फ पहले नंबर पे लाना है, फर्स्ट ट्रिगर में, सेकंड वाले पे नहीं लाना है। वी नो दैट और यू नो दैट कि कोई भी पर्सन को कोई इमरजेंसी नहीं है कि बाहर जाए और वापस आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2.5 घंटे तक पानी भी नहीं पियोगे तो भी कुछ नहीं होगा, किसी को डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एनवायरमेंट अभी ऐसा नहीं है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। एक वाटर की बोतल आपके पास सफिशिएंट है, उसको आप खत्म करेंगे तब तक काम हो जाएगा। तो इस बोतल को जब आप अंदर बैठे तब भर के रखना है, और वॉशरूम सब जगह बने हुए हैं, उसको ब्लेडर को एम्प्टी करके रखना है, और जब आप ब्रेक हो जाए उसके बाद उसको वापस कर ले, बोतल को ब्लेडर एम्प्टी कर ले, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाए। नो वन इज अलाउड टू मूव हियर, हियर इट इज नॉट अ पब्लिक पार्क और समथिंग एल्स। क्लियर? ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन बहुत खराब होता है। मैं कुछ भूल गया इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, मैं अगली बार वापस पढ़ा दूंगा नेक्स्ट पेज में, पर एक दिन आप नेक्स्ट पेज पे नहीं होंगे, एक ही बार आएगा आपके पेज में एक टॉपिक, और वो लॉस अगर क्वेश्चन आए तो आप ही को लॉस हो सकता है। बोर्ड पे जो लिखा होता है उसे 50% बोर्ड पे और 50% हम लिखते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं, तो वो चीजें एक माइंड सही चलेगा तभी कर पाएंगे, और आप लोग ये बीच बीच में करोगे तो ऐसा पॉसिबल अलाउड नहीं है। तो जितने भी नए आए हैं उनके लिए और जो पुराने हैं उनके लिए और इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सारांश में बैठे थे, उनको हो सकता है आदत लगी हो कि हम सारांश में भी घूमे थे तो अभी थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हैं, तो इट इज नॉट अलाउड टू ए सिंगल पर्सन। क्लियर? अगर किसी को कोई इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बता सकता है, क्लास में बैठे ही नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई इश्यू नहीं, वो एक दिन नहीं बैठेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? क्लियर है? मोबाइल फोन, मेरा फोन बहुत बार रिंग करता है, ये फोन साइलेंट नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारे अदर हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां से कॉल फ्रीक्वेंटली होता है, तो मैं वही कॉल उठाता हूँ जिसपे मुझे लगता है कि ये नेसेसरी है, अदरवाइज मैं कोई कॉल नहीं उठाता हूँ, किसी का भी कॉल नहीं उठाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोगों के लिए कोई कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ाई से ज्यादा, मुझे लगता है। तो मोबाइल फोन आप लाते नहीं लाते आई डोंट नो, बट उसको यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई भी फोन आ रहा है तो उस पर्सन को बोले 2:30 से लेकर शाम को 7:30 के बीच में कोई कॉल नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है। कॉल करना है तो 7:30 बाद में। आपको लगता है कि नहीं कॉल आएगा तो 2:30 पहले ही बात करके आओ, लगता नहीं 3 आएगा तो क्लास में आना ही नहीं है, पहले बात करो, 5 तक फुल बातें करो, फिर क्लास में बैठ। क्लियर? यस और नो? समझ गए? तो ये इसको हम बोलते हैं ब्लेडर को, अगर आपको लगता है कि ये ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है तो ब्लेडर को क्या करो, रिट्रेनिंग दो, कीगल एक्सरसाइज करवाओ, ताकि ये ब्लेडर का जो ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन है वो बंद हो जाए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, अरे बहुत कॉमन चीज होती है। आप लोग अभी नए नए कॉलेज से आते हो, 1 घंटे क्लास होती है कॉलेज में, 1 घंटे में 40 मिनट भी नहीं पढ़ाते हैं, फिर बातें करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, और हो गया आपकी क्लास। लेकिन ये कॉलेज नहीं है, यहाँ पे हम कोई, मैं ना तो आपको कोई कॉलेज वाला, मुझे कोई यहाँ पे वो है, और ना आप कॉलेज वाली लाइफ में जी रहे हो। ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है, उसके लिए आप लोग पढ़ रहे हो, ना कि मेरे लिए या कॉलेज के लिए किसी के लिए पढ़ रहे हो। उसका कोई कुछ नहीं है कॉलेज वाला। आप लोग 4 साल लगा के आप डिग्री करके आए हो, हमें वो चीज 4 महीने 6 महीने में करके देना है, और इस तरह से हम बातें करेंगे तो फिर वो 6 महीने 6 साल में भी नहीं होंगे पूरे कभी। तो इसीलिए टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, और आप लोग उस टाइम पीरियड को लिमिटेडली सीरियसली लेके समझे, सीखे और पढ़े उसके अकॉर्डिंग। आप प्रायोरिटी सेट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। या 6 घंटे में किसी पर्सन को यूरिन नहीं आता है, अगर मैं घर पे रहूंगा तो मैं 6 बार यूरिन पास करूंगा, बट यहाँ 6 घंटे में एक भी बार नहीं करा। क्यों? बिकॉज माई प्रायोरिटी इज नॉट यूरिनेशन, माई प्रायोरिटी इज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे माइंड में चल रहा है, इसीलिए कभी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा है, और वो स्टिमुलेट नहीं होगा तब तक यूरिन नहीं आएगा। मैंने बोला था यूरिन का अमाउंट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता ब्लडर में। ब्लडर के अंदर यूरिन कब आता है आपको? जब आपका डेप्टोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होके, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होके आपका जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होता है, तब यूरिन आता है। और वो रिलैक्स कब होगा? जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करोगे। कब स्टिमुलेट होगा? जब आप सोचोगे बार बार बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है, बाहर जाना है। क्यों बाहर जाना है भाई? उधर क्या रखा है बाहर?
जस्ट एक ऐसे ही नजर मार के वापस आ जाता है। सो ये सारी चीजें बचपन वाली चीजें बंद कर दो। बंद कुछ नहीं है, सीरियस 2.5 घंटे इधर रखोगे ना फोकस, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको, इवन टाइम कैसे निकला वो भी पता नहीं चलेगा। अगर मैं बार बार सोचूंगा ना कि अभी 2 बजे, अभी तो 3 बजे, अभी तो 4 बजे, अभी तो 5 6 7 कब बजेंगे पता नहीं, तो मैं पढ़ा ही पाऊंगा 12 घंटे। घड़ी का तो टाइम देखना ही नहीं होता है कि अभी इतना बज गया, तब पढ़ा पाएंगे 12 घंटे खड़े होके। आप लोग अभी आपको ये चीज, अगर आप कभी सीरियसली होकर देखोगे, फोकस करोगे, तो आप देखोगे आज टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला गया। और जब आप ये सोचते हो ना अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, कब 4 बजे, अभी तो 4:30 बजे हैं, अभी तो 35 है, 36, हर एक मिनट आपको 1 घंटा लगेगा फिर, और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें बंद करके सिर्फ माइंड में क्या रखना है, फोकस सिर्फ कहाँ रखना है, बोर्ड पे पढ़ाई पे फोकस रखना है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, तब तो आएगा मजा। ये बाहर घूमना ही है तो फिर ना आपको मजा आने वाला ना। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये सब जो बेटे ना इनको होती है, मेरे मेरे को तो होगी, मैं इनको ये क्या करते हैं, जब आप उठते हो ना यहाँ से तब से इनकी आंखें उठ जाती है यहाँ से, ये ऐसे देख रहे होते हैं ना कोई उठ गया तो ये आंखें उठ गई इनकी, फिर वो ये इनको पूरा गेट तक लेके जाएगी, फिर वेट करेगी कब वो वापस आएगा, फिर जैसे गेट से आएगा ना तो वापस उठाएगी वहां से, फिर लेके सीट पे बिठा के फिर वापस इधर आती है। दिस इज द कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन जो आपको होगा, और उसकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। तो ये चीजें नहीं करनी है। यस, मूव करें। कॉलोन कैंसर पढ़ रहे हैं तो सिम्टम भी कॉलोन से रिलेटेड आएंगे। सो कॉलोन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, रेक्टम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, स्टूल पास नहीं कर पाएगा। चेंज इन द बाउल हैबिट्स, जो हमने वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में भी पढ़ा था, 7 वार्निंग साइन पढ़े थे, याद होंगे। वहां पे पहला ही ऑप्शन था चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, सो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। नेक्स्ट इज द ब्लड इन स्टूल। स्टूल के अंदर दो टाइप से ब्लड हो सकता है, वन इज नॉन इज मेलाना एंड वन इज नॉन इज हेमेटोसीजिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? मेलाना इज द फ्रेश ब्लड, ओल्ड ब्लड, एंड दिस इज द फ्रेश ब्लड। सो बेसिकली अगर डिफरेंस की बात करें तो दो टाइप का ब्लीडिंग हो सकता है। दिस इज द जी सिस्टम। सो यहाँ पे हम स्टमक से ऊपर अपर जी बोलते हैं, स्टमक से नीचे लोअर जी हम कंसीडर करते हैं। सो जब एक ब्लीडिंग अपर पार्ट से होगा, यहाँ से कोई भी ब्लीडिंग हो रहा है अपर पार्ट से, दिस विल बी मिक्स इन ब्लड। ब्लड के अंदर होता है एचपी, एचपी मिक्स, एचपी का रीजन होता है रेड कलर। सो एचपी हीमोग्लोबिन, ये कहाँ मिक्स होगा किसके साथ? यहाँ पे प्रेजेंट होता है एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। और जब ये मिक्स होता है एचबी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो इसकी वजह से कलर हो जाता है ब्लैक डार्क कलर, ब्लैक डार्क कलर। और जब ये स्टूल यहाँ से आगे मूव करके पास करेगा तो कौन से कलर का स्टूल आएगा? डार्क कलर का स्टूल आएगा। दिस इज नोन एज मेलाना। सो मेलाना इज द कंडीशन व्हिच इज कॉज्ड बाय ब्लीडिंग इन अपर जीआईटी। स्टमक से ऊपर ब्लीडिंग हो रहा है तो स्टूल का कलर कैसा होगा? डार्क कलर, वो इंडिकेट कर रहा है अपर जीआई की ब्लीडिंग को। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज हीमोग्लोबिन बाइंड विद HCl एंड चेंज द कलर इन डार्क ब्लैक कलर। बट जब हम लोअर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे HCl नहीं होता है। यहाँ का मीडियम कैसा है? अल्कलाइन मीडियम है, यहाँ पे HCl नहीं है। और HCl नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का कलर चेंज नहीं होगा और आपके स्टूल में आपको रेड कलर का ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा। दिस इज नोन एज हेमेटोसीसिया। तो दोनों कंडीशन याद रहेगी, यस और नो? नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा ज्यादा कॉमन होगा इस कंडीशन में, हेमेटोसीसिया और मेलाना? स्टमक के अंदर कैंसर नहीं है, अभी कैंसर है लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट से डायरेक्ट ब्लीडिंग होगा, यानी पर्सन मिला हेमेटोसीसिया। नेक्स्ट इज persistent abdominal discomfort like cramping, gas और पेन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टमक और ऊपर पार्ट जो है पूरा फुला हुआ रहेगा, लोअर पार्ट से स्टूल पास नहीं कर पा रहा है। एनोरेक्सिया, फैटिग, खाना नहीं खाएगा, भूख लगने लगेगी क्योंकि ऑलरेडी फुलफिल्ड है, और उसके साथ में फैटिग फील होगा, खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी नहीं होगी। अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया एंड वेट लॉस बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंटेक एंड एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, खाना नहीं खाएगा तो उसकी वजह से एनीमिया, वीकनेस, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है ये? वो करें? देखिए, नेक्स्ट इज if the lesion is present in the right side, so this is an intestine, दिस इज द, आप कर दिया आपने, सो ये क्या है आपका राइट हैंड, दिस इज द लेफ्ट। राइट साइड का मतलब द रीजन इज प्रेजेंट इन असेंडिंग कॉलम और हाफ ऑफ द ट्रांसफर कॉलम, दिस इज इन द राइट साइड। अगर इधर रीजन है तो क्या होगा? एंड इफ द रीजन इज प्रेजेंट इन दिस साइड लाइक द डिसेंडिंग कॉलम, मोइड, रेक्टम और हाफ ऑफ द ट्रांसफर कॉलम, यहाँ पे अलग सिम्टम आएंगे, यहाँ पे अलग सिम्टम आएंगे। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, आपने देखा होगा अगर सिग्मोइड में, सॉरी, असेंडिंग कॉलम में आपका ये कोलोस्टोमी क्रिएट करते हैं तो वहां पे स्टूल आता है। जब हम सिग्मोइड में कोलोस्टोमी करते हैं तो स्टूल अलग आता है, यस और नो? बिकॉज ये जो पार्ट है ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है मोस्टली। यहाँ पे आप कोलोस्टोमी करेंगे तो स्टूल जो है वो वाटर जैसा स्टूल आएगा। अंडू कर दो भाई, अंडू होता है, चलो कोई नहीं, यही रहने दो, हमें नहीं चाहिए अंडू, होगा। सो जब हम, जब आप यहाँ पे कोलोस्टोमी करेंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि असेंडिंग कॉलम से सीधा स्टूल बाहर निकलता है, तो यहाँ पे स्टूल के साथ लिक्विड स्टूल आता है। लेकिन जब कोलोस्टोमी हम सिग्मोइड में करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी वाटर का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है, सो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म स्टूल आता है, जो नॉर्मल स्टूल तो ऐसा बनता है वैसा ही स्टूल आपको देखने को मिलेगा। अब सिम्टम्स भी अगर हम बात करें तो अलग आएंगे। इधर आपका अगर यहाँ पे ट्यूमर बन गया तो अलग सिम्टम आएंगे, और अगर यहाँ पे ट्यूमर बना तो अलग टाइप के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। सो राइट साइड में तो वेट लॉस, एनोरेक्सिया, पाल्पेबल मास, यहाँ पे बड़ा सा मास लगेगा, यहीं पे हो गया तो आगे का सारा ऑब्स्टेक्ट स्टमक में सारा भरा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, वेट लॉस होगा। डल एब्डोमिनल पेन, मेलेना। व्हाट इज मेलेना? अभी बताया था मेलेना क्या है? ओल्ड ब्लीडिंग होना, ब्लैक कलर का स्टूल आना, दैट इज नोन एज मेलेना। सो अपर पार्ट से ब्लड आपका स्टमक के साथ एसिड में मिक्स होकर नीचे आएगा, और ये सीधा जब स्टूल में आएगा तो यहाँ मेलेना आपको देखने को मिलेगा राइट साइड वाले रीजन में। बट इफ दिस रीजन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, अगर उधर है तो वहां पे आपको डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे। कोलोस्टोमी पढ़ा है सबने? कोलोस्टोमी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, जो आने वाला एग्जाम है उसमें, क्योंकि नर्सिंग सीनियर प्रायोरिटी बेस पे वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
कोलोस्टोमी उसके अलग अलग टाइप्स, अलग अलग लूप के बेसिस पे टाइप, लोकेशन के बेसिस पे टाइप, स्टूल कैसा फॉर्म होता है अलग अलग कोलोस्टोमी में, स्टोमा का जो एग्जामिनेशन है एज नर्स केयर जो है वो सारा आपको पता होना चाहिए, बेग कब खाली करना है कब चेंज करना है, बेग ड्रेसिंग जो है वो सारा देखिए। नेक्स्ट, if lesion is present in the left side the person will have change in bowel habits. Obviously जब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हुआ है कैंसर तो पर्सन स्टूल पास कर पाएगा? यस और नो? डायरेक्टली आपका लोअर पार्ट पे अगर यहाँ पे ट्यूमर बन गया तो स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी? बट यहाँ पे अगर लीजन है और अगर यहाँ से कुछ भी मटेरियल आ रहा है तो पर्सन इजीली उसको क्या कर सकता है, पास कर सकता है। सो जो बाउल हैबिट्स जो हम बात करते हैं स्टूल पास करने की हैबिट्स, उसमें चेंजेस मेनली किस पे देखने को मिलेगा आपको? लेफ्ट साइड रीजन के अंदर। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे अगर हुआ तो हम बोलेंगे कि आपका गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, स्टमक में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इंटेस्टाइन पूरा एम्प्टी है। लेकिन जब लीजन यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो पूरा इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विल बी देयर। देन ब्राइट रेड ब्लीडिंग बताया आपको, दैट इज हेमेटोसीजिया। यहाँ पे लीजन है तो सीधा ब्लड आएगा, हेमेटोसीजिया आपको मिलेगा यहाँ पे इन लेफ्ट साइड रीजन, बट इन राइट साइड रीजन यू हैव द मेलिना डार्क ब्लैक कलर स्टूल। These are the clinical manifestation related to colon cancer, colorectal cancer. Next, देख लिया? Yes. नेक्स्ट डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ भी हम एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ सारे समझ में आ रहे हैं आपको? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, और बोथ आर सिमिलर, डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट? व्हेन वी आर परफॉर्मिंग स्कोपी फॉर कोलोन दैट इज नोन एज कोलोनोस्कोपी, एंड व्हाट इज एंडोस्कोपी? व्हाट इज एंडोस्कोपी? अपर जीआई में जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोस्कोपी, एंड वी आर गोइंग इन लोअर जीआई, दैट्स व्हाई इट इज नॉट नोन एज एंडोस्कोपी। सो एंडोस्कोपी मींस, एंडो मींस इनसाइड, स्कोपी मींस विजुअलाइजेशन, बॉडी के अंदर विजुअलाइज करना, स्कोप के थ्रू देखना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। एक ही टर्म होती है एंडोस्कोपी और उसी के सारे सब टाइप होते हैं। तो एंडोस्कोपी बॉडी के अंदर देखना, इनसाइड द बॉडी विजुअलाइज करना, दैट इज एंडोस्कोपी। अब आप किस पार्ट को देख रहे हो वो उसका सब टाइप होगा। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर एंडोस्कोपी ऑफ इसोफेगस देन इट इज नोन एज इसोफेगोस्कोपी। इफ यू आर गोइंग एंडोस्कोपी फॉर लैरिंक्स देन इट इज नोन एज लैरिंगोस्कोपी। इफ यू आर गोइंग फॉर एंडोस्कोपी ऑफ स्टमक दैट इज नोन एज गैस्ट्रोस्कोपी। इफ यू आर गोइंग फॉर एंडोस्कोपी ऑफ रेक्टम, रेक्टोस्कोपी। फॉर कोलोन, कोलोनोस्कोपी। तो ये सारे क्या है? एंडोस्कोपी है सब। बस हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ऑर्गन उनका नाम रख दिया। सो एंडोस्कोपी उसके सारे सब टाइप, जिस ऑर्गन का कर रहे हैं उसका नेम। यस, लाइक लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी इज एंडोस्कोपी किसका? वेरी गुड। लेप्रोस्कोपी सुना ही नहीं कभी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेप्रोस्कोपी? क्वेश्चन आ जाएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेप्रोस्कोपी? विजुअलाइजेशन ऑफ स्टमक, विजुअलाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन। सो एक होता है गैस्ट्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी का मतलब आप स्टमक के अंदर देख रहे हैं, और एक होता है लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी का मतलब आप एब्डोमिनल कैविटी के अंदर देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, बाहर से दिखेंगे ऑर्गन सारे, ये इंटेस्टाइन, ये स्टमक, ये लीवर, ये किडनी, दैट इज नोन एज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और उसी की सर्जरी लेप्रोस्कोपी, एब्डोमिन यही तो सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी। ऐसे यहां कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी। अगर यहां स्कोपी करें तो उसको क्या बोलेंगे? इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कोपी ऑफ दिस एरिया, चेस्ट वाले एरिया पे स्कोपी कर रहे हैं, उसको क्या बोलोगे? वेरी गुड। बिफोर चेंज यू चेंज माय कांसेप्ट, स्कोपी वर्ड आते हैं याद रखना है इनसाइड। अब आप ब्रोंकोस्कोपी का मतलब ब्रोंकस के अंदर देख रहे हैं, यहां से ब्रोंकस के अंदर नहीं दिखा जाएगा, ब्रोंकस के अंदर नोज के थ्रू जाएंगे तब दिखेगा। तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं नोज या माउथ के थ्रू अंदर जाके। जब हम यहां से डायरेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं थोराकोस्कोपी। विजुअलाइजेशन ऑफ थोरैक्स, जो थोरैसिक कैविटी है उसको अंदर से देखना, उसमें लंग्स दिखेंगे, आपका ट्रेकिया दिखेगा, दैट इज थोराकोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी। यस, चलो नेक्स्ट आगे। डीआरई पढ़ाया था, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या डीआरई, स्टूल क्विक टेस्ट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि द पर्पस ऑफ स्टूल क्विक टेस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टूल क्विक टेस्ट, या केवल लिखा होता है क्विक टेस्ट। क्विक टेस्ट का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है क्विक टेस्ट का? सो द पर्पस ऑफ क्विक टेस्ट, आप इसमें क्या करते हैं, एक पेपर होता है, पेपर देखा है? क्या बोलते हैं इस पेपर को? कौन सा पेपर है? क्या करते हैं क्विक टेस्ट में? क्या करते हैं क्विक टेस्ट में? पेपर होता है, पेपर के ऊपर स्टूल रखते हैं, स्टूल के ऊपर लिक्विड डालते हैं, और फिर क्या देखेंगे? कलर, कलर चेंज हो गया तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। कुछ नहीं, एक सिंपल सा टेस्ट है। गुइक पेपर होता है, पेपर का नाम ही क्या है? गुइक पेपर है। इट्स एन पेपर जिसके अंदर केमिकल होता है पहले से ही। कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ कंपनीज केमिकल अलग से भी दे सकती है, जो नहीं डाला है पहले, बोतल के अंदर हो सकता है। कुछ पेपर में ऑलरेडी कलर होता है, जैसे आप केमिकल इंडिकेटर्स आते हैं जो हम सेट के ऊपर लगाते हैं सीएसएसटी के अंदर, देखा है? सीएसएसटी वाले जो चिपकाते हैं टेप, वो टेप नॉर्मली प्लेन टेप होती है जब हम उसको ऑटोक्लेव नहीं करते हैं उससे पहले, लेकिन ऑटोक्लेव होने के बाद उसके ऊपर डार्क डार्क लाइनें बन जाती है। तो डार्क डार्क लाइनें कैसे बन रही है? जैसे आपने टेस्ट स्ट्रिप आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप, वो नॉर्मली प्लेन होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन जैसे यूरिन मिक्स करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसमें कलर आएंगे, वो कलर आ रहा है केमिकल के साथ रिएक्ट करने से। सेम ऐसा यहाँ पे गुइक पेपर पे स्टूल डालेंगे, अगर स्टूल के अंदर हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, तो हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन है तो इसके जो गुइक केमिकल होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा? डार्क ब्लू या ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा, और वो अगर कलर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है। अगर नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव है। तो दिस इज द टेस्ट। क्विक टेस्ट का पर्पस, पूछ आंसर क्या है, किसके लिए? जीआई ब्लीडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, ट्यूमर मार्कर पहले ही बताया था, सीईए, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। बेरियम इनेमा टेस्ट, सो एक स्पेशल टेस्ट होता है, दो टाइप से कर सकते हैं, एक हम रेक्टम के थ्रू इनेमा लगा के, और दूसरा बेरियम स्वेलो टेस्ट, आप ओरल कैविटी से स्वेलो करा के भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे पेशेंट में एक्सरे स्टडीज, जहां पे ट्यूमर होगा वहां पे ये बेरियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, जहां पे क्या होगा? ट्यूमर होगा वहां एब्जॉर्ब होगा, बाकी कहीं पे नहीं होगा। आप एक्सरे करेंगे तो उस पार्ट पे दिखेगा जहां ट्यूमर है, और आप लोकेशन कंफर्म कर सकते हैं, सिटी कर सकते हैं कंफर्म करके। इस टेस्ट के बाद एज ए नर्स आपकी रिस्पांसिबिलिटी
आईवी फ्लूइड देना है। आईवी फ्लूइड देने से क्या होगा, आईवी थोड़ा लिया हमने इसको, पेशेंट को आईवी बेरियम नहीं लगाना है, ओरल देना है। सो हमारी रिस्पांसिबिलिटी इसको एज सून एज पॉसिबल आउट करना है, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना आउट करना है। तो इसका कुछ अमाउंट जो है वो ट्यूमर के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगा, वो यूरिन से बाहर निकालना है, और बाकी जो है स्टूल के थ्रू क्या करना है आपको आउट करना है। तो ओरल जो भी है वो इंक्रीज करना है, लिक्विड ज्यादा लेना है ताकि जल्दी से आउट हो जाए। यूएसजी एंड सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी आपका क्या रहेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्म करने के लिए बायोप्सी। क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट, देख लिया। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। सो इन केस ऑफ colon कैंसर, अगेन द मैनेजमेंट इज सर्जिकल मैनेजमेंट, जो बेस्ट मैनेजमेंट होता है। और colon में सर्जरी ज्यादा बेनिफिशियल या ज्यादा इजी होता है, उसका रीजन है कि colon बहुत बड़ा है, इतना लंबा, कितना लेंथ होती है colon की टोटल, हमारे इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन 5 फीट, 25 फीट। आप लोग किसी का भी आंसर नहीं बताते हो मेरे को, आई थिंक यू जस्ट हाइडिंग योर नॉलेज, यू आर नॉट शेयरिंग विद मी, आपको लगता है इनको ज्यादा पता चल जाएगा, हमें नहीं बताना है। लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को ऐसे निकाल के ऐसे बिछा दे, कितना लंबा होगा। डेथ होने के बाद लेंथ बढ़ती है या शॉर्ट होती है, बढ़ जाती है, तो कितनी लेंथ होती है बताओ, 5 फीट, 5 मीटर, 9 फीट, 9 मीटर। आज घर जाके पढ़ना इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बस, और कल आके मुझे बताना। तो इंटेस्टाइन जो है इतना बड़ा इंटेस्टाइन है, अगर इसके इस पार्ट में कैंसर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको यहां से यहां लेके काट दो और इन दोनों को वापस क्या कर दो, एनास्टोमोसिस कर दो। दिस इज नोन एज कोलेक्टोमी, कोलेक्टोमी यानी कटिंग ऑफ द कोलन, एंड वापस दोनों क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे, दिस इज नोन एज कोलेक्टोमी। सो सीटी कर सकते हैं। उसके अलावा आरटी सर्जिकल मैनेजमेंट में प्राइमरी मैनेजमेंट रहता है आपका सर्जरी यहाँ पे, और सर्जरी के अंदर पहला जो है कोलेक्टोमी, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस, सर्जरी करके कट कर दो, फिर वापस दोनों को एनास्टोमोसिस जॉइन कर दो, दिस इज नोन एज सर्जिकल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस व्हिच इज नोन एज कोलेक्टोमी, कोलेक्टोमी। क्लियर। इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट दो प्रोसीजर आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है एपीआर, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन विद सिग्मोइड कोलोस्टोमी। एपीआर में क्या करते हैं देखो, दिस इज द असेंडिंग कोलन, देन ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, sigmoid and then rectum, and last is anal opening. Most common part is, most common part is rectum. एपीआर जो है या फिर अगली सर्जरी उसकी बात करो, दोनों रेक्टम कैंसर के लिए है, दोनों किसके लिए है, रेक्टम कैंसर के लिए है। सो इन केस ऑफ रेक्टम कैंसर देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशन जो आप देख सकते हैं। पहली कंडीशन, पेशेंट इज हैविंग रेक्टम कैंसर एंड दिस कैंसर इज प्रेजेंट एट दिस पार्ट, क्लियर। दिस इज द वन कंडीशन जो मैं बता रहा हूं, एंड यहां पे मैं दूसरी कंडीशन ड्रॉ करता हूं। अगेन ये मैं लास्ट पार्ट ही ड्रॉ कर रहा हूं, डिसेंडिंग कॉलन एंड देन सिग्मोइड एंड देन रेक्टम, लास्ट पार्ट ओनली। एंड इन दिस सिचुएशन नाउ द कैंसर इज प्रेजेंट एट दिस पार्ट, so I hope you having clear cut difference between these two conditions. In this condition, cancer is present in the rectum, but not in complete part of the rectum. There is a little bit margin which is present this side, and it is इधर भी थोड़ा बहुत present है. But in this situation, no margin is available at the last part. distal part पे कोई margin available नहीं है. So when you are going for surgical management, surgery करेंगे, तो in this situation, we are able to cut the rectum from here and cut from here. And इतना part जो बचेगा, we will go for anastomosis of this part to this. Rectosigmoid स्टोमी जो है वो हम कर देंगे, रेक्टो सिग्मोइडोस्टोमी, रेक्टम को सिग्मोइड से वापस जॉइन कर देंगे। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यू आर कट द रेक्टम फ्रॉम हियर, एंड जो लास्ट पेनियल पार्ट है उसको पूरा कट कर देंगे यहाँ से, ये पूरा। तो यहाँ पे जो एनाल ओपनिंग था, जो रेक्टम का लास्ट पार्ट था, पूरा पार्ट क्या कर दिया आपने, कट कर दिया। नाउ इफ यू कनेक्ट दिस पार्ट हियर, अगर इस पार्ट को यहाँ जॉइन करेंगे, देन द पर्सन विल हैव कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ द स्टूल, सारा स्टूल पूरा क्या होगा, बाहर निकलता ही रहेगा, सिग्मोइड से सारा स्टूल बाहर। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ बेग इन द पेनियल एरिया। कोलोस्टोमी बेग पेनियल एरिया में लगा सकते हैं, इफ यू आर पुटिंग अ बेग इन द पेनियल एरिया, नाउ द पेशेंट इज नॉट एबल टू सीट, बैठ नहीं पाएगा कभी, और उस पेनियल एरिया में लगाना पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज़ देयर इज नो स्पेस बिटवीन बटक्स, बटक्स कंप्रेस करेंगे और ओपनिंग क्लोज, तो स्टूल पास ही नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे जब हम इस तरीके से सर्जरी करते हैं तो हम पूरे इस पार्ट को कट करके हटा देते हैं, एंड जो ये पार्ट सिग्मोइड वाला पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, इधर लाके यहाँ पे क्या बना देंगे, कोलोस्टोमी बना देंगे। दैट्स व्हाई यहाँ जो सर्जरी का नाम लिखा हुआ था एपीआर विद सिग्मोइड कोलोस्टोमी। तो अब आप बता सकते हैं ये सर्जरी कौन सी कंडीशन में होगी, ए या बी, which condition is having this surgery, APR B, जहां पे कोई भी लोअर मार्जिन अवेलेबल नहीं है एनास्टोमोसिस के लिए, तो हम करते हैं APR। APR का मतलब एब्डोमिनो यानी एब्डोमेन के थ्रू जाएंगे, पेरिनियल रिसेक्शन, जो पेरिनियल में जो भी बचा है रेक्टम और जो भी पार्ट है सारा काट के हटा देंगे, और फिर क्या करेंगे, सिग्मोइड कोलोस्टोमी क्रिएट कर देंगे, सिग्मोइड कोलोस्टोमी। दिस टाइप ऑफ कोलोस्टोमी जो हम यहां परफॉर्म करेंगे, कोलोस्टोमी कौन से टाइप का होगा, इट्स ए टाइप ऑफ कोलोस्टोमी, पढ़े होंगे आपने बहुत सारे टाइप के। सो इट्स एन परमानेंट टाइप ऑफ कोलोस्टोमी पहला तो, एंड उसके अलावा हम लूप के बेसिस पे देखते हैं, सिंगल लूप कोलोस्टोमी और डबल लूप कोलोस्टोमी। इट इज अ सिंगल लूप और डबल लूप, इट्स अ सिंगल लूप कोलोस्टोमी होगा, क्योंकि लोअर वाला पार्ट तो है नहीं, पूरा ही कट कर दिया हमने, इट्स अ सिंगल लूप कोलोस्टोमी ओनली। सिंगल लूप का मतलब ये आया और इसको यहाँ पे आपने बना दिया, इट इज अ सिंगल लूप। डबल लूप का मतलब क्या होगा, ये आपका एक पार्ट और इधर वाला ये जो दूसरा आगे कंटिन्यू जा रहा था, ये रेक्टम, यहाँ पे रेक्टम है। सो हम क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट को यहाँ ओपन करके यहाँ कोलोस्टोमी बना देंगे, दिस इज नोन एज डबल लूप। आपको आगे कोलोस्टोमी जीआईटी के अंदर डिटेल में पढ़ाएंगे, टाइप्स बहुत सारे होते हैं इसके। नेक्स्ट इज LAR। तो एपीआर का फुल फॉर्म लिखिए आपने, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन। LAR का मतलब होता है लो एंटीरियर रिसेक्शन। सो ये जो है दिस इज लो
ये थोड़ा सा पार्ट एंटीरियरली हमने क्या बॉडी एनाटॉमी का अकॉर्डिंग आप जाएंगे तब आप समझ पाएंगे उसको। तो एंटीरियर रिसेक्शन यहाँ पे आपने कर दिया, और जब ये पार्ट हट जाएगा, इससे आपने इस पार्ट को ये वाला पार्ट आपने हटा दिया, तो पीछे ये पार्ट बचेगा। फिर हम क्या यूज करेंगे, कौन सा स्टेपलर मैंने बताया था, याद है? सर्कुलर स्टेपलर। तो इंसर्ट द सर्कुलर स्टेपलर विद थ्रू द रेक्टम, इधर से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे रहेगा स्टेपलर का पहला पार्ट, और एक होता है एनविल, उस दिन दिखाया था आपको, एनविल को इधर सूचर कर देंगे। सो ये एनविल इस स्टेपलर के अंदर जाके फिक्स हो जाएगा, और फिर आप फायर करेंगे तो दोनों पार्ट एक दूसरे से जॉइंट हो जाएंगे सर्कुलर शेप में। दिस इज LAR, लो एंटीरियर रिसेक्शन। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से टाइप की सर्जरी में कोलोस्टोमी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, परमानेंट कोलोस्टोमी, LAR डज नॉट रिक्वायर परमानेंट कोलोस्टोमी, इट मे बी पॉसिबल फॉर सम टाइम। टेम्पररी कोलोस्टोमी करनी पड़ सकती है हीलिंग के लिए, जब तक ये हील नहीं होगा तब तक आप सिग्मोइड पे क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी कर सकते हैं टेम्पररी, बट परमानेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट परमानेंट किस पे चाहिए होगा आपको, APR के अंदर। कोलोस्टोमी के अंदर कलर ध्यान रखना है, स्टोमा का कौन सा नॉर्मल कलर होता है, पिंक या रेड, दैट इज नॉर्मल कलर। अगर ये ब्लूइश कलर है, डार्क कलर है, तो मतलब वो abnormal कलर है। उसके अलावा कोलोस्टोमी के अंदर बेक का ध्यान रखना है, बेक जो है वो कितना भरने पे एम्प्टी करना है, वन थर्ड। जैसे ही वन थर्ड फिल हो जाए एम्प्टी कर दो, ज्यादा वेट नहीं करना है। उसके अलावा बेक खाली करने के बाद कुछ टाइम का वेट करना है, बेक को ओपन रखना है। उसको क्यों ओपन रखना है, आफ्टर एम्प्टी द बेक यू शुड वेट फॉर फ्यू मिनट्स विद ओपन स्टेट, बेक को ओपन रखना है, खुला रखना है, नीचे से जो पाउच है उसको ओपन रखना है। क्यों, एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो नॉर्मल पर्सन हैज ए मैकेनिज्म टू पास द प्लेटस, प्लेटस पास करने के लिए उसके पास मैकेनिज्म है, जहां भी साउंड वाला एनवायरनमेंट है तुरंत वो प्लेटस पास कर लेता है, वहां पे कोई इशू नहीं है, कोई देख रहा होता है। बट इस पर्सन की बात करें तो बेचारे का जो मैकेनिज्म था नेचुरल वो बंद कर दिया है, और आपने पूरा एयर टाइट बेग लगा दिया, ना एयर निकल सकती है ना वाटर निकल सकता है, तो प्लेटस कैसे पास करेगा, तो सारा काम रहेगा बेग में और इंटेस्टाइन में, और उससे बार बार उसको क्या होगा, डिस्कंफर्ट, एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट, ब्लोटिंग होगा। तो उसको गैस पास करने का थोड़ा मौका देना है, ताकि आपका एनवायरनमेंट चारों तरफ खुशबू से महक जाए। उसके लिए ये होता है कोलोस्टोमी बेग के साथ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोग वहां पे बेग का केयर करने भी नहीं जाना चाहते हैं। बट इट इज द पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर, एज ए नर्स इट इज रोल ऑफ ए नर्स टू केयर फॉर द बेग। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो ठीक है, वहां तो चल जाएगा, बट इफ यू आर इन प्राइवेट हॉस्पिटल तो वहां पे ये भी करना पड़ेगा। अगर आपने काम किया तो आपने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया होगा वहां पे, मैंने किया, मैंने बहुत पेशेंट का कोलोस्टोमी बेग का केयर किया है, क्योंकि मैं प्राइवेट में 2 साल तक वर्क किया था, तो आई हैव एवरी एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस है। आईसीयू में तो कोई रिलेटिव अलाउड भी नहीं होते, तो वहां पे तो बेड बात, पेशेंट का सेविंग, उसके नेल कटिंग, उधर पॉकेट आर्टिकल में ऐसे रखने पड़ते थे, एक सीजर, एक नेल कटर, पता नहीं क्या क्या रखवाते थे, डायरी, पेन, 4 कलर के पेन होते हैं, ऐसे नहीं होते। और नहीं है तो उस दिन वो वापस भेज देते हैं, साथ में अपनी भी सेविंग बना के आनी। यहाँ तो हम कितने दिन में नहीं बनाए तो चलता है, वहां पे पूरा डेली क्या करना पड़ता था, सेव करना पड़ा। एक दिन एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं सेव करके नहीं गया, तो इंचार्ज ने बोला सेव क्यों नहीं किया, मैंने आज घर जाना है, छुट्टी है, कल से गांव जा रहा हूं, इसलिए नहीं किया। तो वहां हॉस्पिटल में परमानेंट बार्बर होता है जो पेशेंट की सेविंग करने के लिए होता है, वो भी नौकरी पे सैलरी बेस पे होता है बार्बर, वो उसको कॉल करके बोला कि वहां मेरी सेविंग वहीं पे करा दी वार्ड में। सो ऐसा सिस्टम होता है प्राइवेट में। तो आपको वहां पे प्राइवेट मतलब वो पूरा उस गन्ने के जूस की दुकान की तरह है, और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे वो लोग। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। सो विल डिस्कस अबाउट दिस प्रिवेंशन इन नेक्स्ट क्लास टुमारो, कल पढ़ेंगे इनके बारे में, आज बस यहीं तक, थैंक यू।